अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड वेलकम बैक। आज हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और अगरचे फिगर्स फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं वो तो मतलब हज़ारों की तादाद में। इट्स नॉट लाइक दिस कि जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिर्फ यही फिगर्स ऑफ स्पीच हैं या यही पोएटिक डिवाइसेस हैं या यही लिटरेरी डिवाइसेस हैं। जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनकी तादाद जो है वो हज़ारों में है। I have this book and it stays with me. It's on my study table. स्टडी टेबल तो नहीं, जो मेरी ये ऑफिस टेबल है इसके ऊपर ये बुक पड़ी रहती है लिटरेरी डिवाइसेस की। और मैं अक्सर फिर बच्चों को ये उठा के दिखाता हूँ। आई शो दैट बुक टू यू एज वेल। अभी ये आप देखें, ये लिटरेरी डिवाइसेस की बुक है। और ये आप इसकी लेंथ सिर्फ देख सकते हैं कि इट हैज़ 1048 पेजेस। और हर पेज के पे फ्रंट बैक पे अगर आप देखें तो अराउंड 20-30 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं इसके ऊपर। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फिगरेटिव डिवाइसेस हैं उनकी तादाद कितनी ज़्यादा हो सकती है। मतलब उर्दू में आप देख लें ना, उर्दू में जिस तरह मुहावरे होते हैं, ज़रबुल मिसल होते हैं, तो उनकी तादाद जो है वो हज़ारों में है। सो गोज़ फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर भी जो फिगरेटिव डिवाइसेस हैं इनकी तादाद जो है वो हज़ारों में। बट आपके पेपर के अंदर जो फिगर्स ऑफ स्पीच आते हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, अहमद इज आस्किंग द नेम ऑफ द बुक। ये है जी, डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी थ्योरी बाय J.A. गुडन। मैं इसकी बुक पिक्चर बना के आपको सेंड कर दूंगा। पेंगुइन्स वालों की बुक है। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक ऑन लिटरेरी डिवाइसेस। तो आपके सिलेबस के अंदर जो फिगर्स ऑफ स्पीच शामिल हैं हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। एंड फिर उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो फिगर्स ऑफ स्पीच बेसिकली क्या होती हैं, ये जिस तरह उर्दू में आपकी सनाए बताए होती हैं, ठीक है, सनाए लफ्सी, सनाए मानवी वगैरह। तो इंग्लिश के अंदर भी दीज आर बेसिकली सम टूल्स दैट आर यूज टू कन्वे मीनिंग इन अ मोर इमेजिनेटिव एंड एक्सप्रेसिव वे। एंड मोस्टली ये पोइट्स जो हैं वो यूज़ करते होते हैं अपनी पोइट्री के अंदर। और बाज़ दफ़ा जो प्रोज राइटर्स होते हैं, नॉवेल राइटर्स, ड्रामा राइटर्स वगैरह, वो भी इनको अपनी राइटिंग के अंदर यूज़ करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली। अब सिमिली में क्या होता है? सिमिली में वी कंपेयर टू अनलाइक थिंग्स। अनलाइक से मुराद ये है कि दो मुख्तलिफ चीज़ें, ठीक है, दो मुख्तलिफ चीज़ें जिनके दरमियान कोई ना कोई सिमिलैरिटी पाई जाए, कोई ना कोई कॉमनैलिटी पाई जाए, उनके दरमियान कोई चीज़ मुश्तरक हो। तो वो जो मुश्तरक खूबी होती है, वो जो सिमिलैरिटी होती है, उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं थ्रू सिमिली। और मोस्टली सिमिली के लिए हम लोग इंग्लिश के अंदर लाइक, एज, ठीक है, सिमिलरली, एज, फिर उसके बाद एडजेक्टिव, एज, एडजेक्टिव, और फिर उसके बाद एज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एज ब्यूटीफुल एज अ, ये जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, हर स्माइल वाज एज ब्राइट एज द सन। तो अब ये क्या है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिमिली। ही फॉट लाइक अ लायन। तो लाइक अ लायन जो है दैट इज अ सिमिली। द वाटर वाज एज क्लियर एज ग्लास। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिमिली। एंड देन द सेकंड वन इज मेटाफोर। मेटाफोर जो होता है, उर्दू में सिमिली को तशबीह कहा जाता है और मेटाफोर को उर्दू में इस्तिआरा कहा जाता है, ठीक है। तो मेटाफोर के अंदर भी चीज़ वही होती है, लेकिन क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। लाइक और एज का वर्ड जो है वो यूज़ नहीं करते, और डायरेक्ट जो है वो जब कंपेयर किया जाता है तो दैट बिकम्स अ मेटाफोर। जैसे टाइम इज़ अ थीफ। अब बच्चे कहेंगे कि सर टाइम को थीफ कहा जा रहा है, थीफ एक इंसान होता है, तो क्या ये पर्सोनिफिकेशन नहीं होगा? सो आई विल से कि नो, इट इज़ नॉट अ पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे टाइम को कोई चोरी करते हुए दिखाया नहीं जा रहा। टाइम कोई चोरी कर नहीं रहा, बल्कि टाइम को एक चोर से तशबीह दी जा रही है। और वो तशबीह क्या है? दैट इज़ अ डायरेक्ट, डायरेक्ट सिमिलैरिटी है, या एक डायरेक्ट कंपैरिजन है। ही इज़ अ शाइनिंग स्टार इन द थीम। हर वॉइस इज म्यूजिक टू माई ईयर्स। उसकी आवाज़ को क्या कहा जा रहा है? उसकी आवाज़ को म्यूजिक कहा जा रहा है। जब एक चीज़ को आप कोई दूसरी चीज़ कहते हैं किसी सिमिलैरिटी की बुनियाद पर, तो इट बिकम्स अ मेटाफोर। अच्छा, अब मेटाफोर की ना दो टाइप्स हैं,
ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। नाइन्थ टेंथ, जो नाइन्थ टेंथ फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, नाइन्थ और टेंथ के बच्चे हैं, उनके लिए अभी रेलेवेंट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली आपको पता होगा, तो फिर आपको ये चीज़ आगे चल के हेल्प आउट करेगी। महादिस सिंह कि हमारे एग्जाम्स में हर दफ़ा फर्स्ट एमसीक्यू सिमिली मेटाफोर और पर्सोनिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन का होता है। यस दैट इज़ राइट, इसमें से एमसीक्यूज आपके आते हैं। अच्छा, मेटाफोर की मैं आपको दो टाइप्स बताने लगा हूँ, इसको आप नोट कर लें। इम्प्लाइड मेटाफोर और एक्सटेंडेड मेटाफोर। आज मेरी तबीयत यार बहुत ही अजीबो गरीब सी हुई भी है। इम्प्लाइड मेटाफोर एंड एक्सटेंडेड मेटाफोर। अब गौर से सुनिएगा, गौर से सुनेंगे तो आपको बात समझ आएगी, वरना आपको नहीं समझ आएगी। इम्प्लाइड मेटाफोर में क्या होता है? एक तो ये है ना कि आप कहते हैं कि टाइम इज अ थीफ। ठीक है, टाइम इज अ थीफ। तो अब इसमें आपने क्या किया? आपने अ, वक्त को एक चोर कहा और बात को आपने खत्म कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि टाइम स्टोल माय हैप्पीनेस, टाइम स्टोल माय हैप्पीनेस। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज हुआ, चले मैं आपसे पूछ लेता हूँ, मुझे वैसे आपका जवाब पता है, आप क्या जवाब देंगे, लेकिन चलें आप मुझे बताएं इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। इम्प्लाइड मेटाफर। वो तो अभी मैंने आपको समझाया ही नहीं ना। अगर आप यूँ समझे कि आपको इम्प्लाइड मेटाफोर का पता ही नहीं है, आपको किसी ने बताया ही नहीं है, तो आप हाइपरबोल। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर। आप कहेंगे कि ये पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि टाइम जो है वो क्या कर रहा है यहाँ पे, चोरी करता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे ही है ना। ऐसे। आप इसको अगर एक स्टेप बैक लेके जाएं, अब इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन भी मौजूद है। यानी जब आप किसी भी मेटाफोर को इम्प्लाई करते हैं, तो हो सकता है कि उस इम्प्लायमेंट के दरमियान एक नया मेटाफोर, एक नया फिगर ऑफ स्पीच भी उसके अंदर जनरेट हो जाए। जब आपने कहा कि टाइम स्टोल माई मेटा माई हैप्पीनेस, तो इसके अंदर एक तो पर्सोनिफिकेशन है, और दूसरा इसमें क्या है, इसमें इम्प्लाइड, इम्प्लाई का क्या मतलब होता है? इम्प्लाई करने का मतलब होता है खुद से अज्यूम कर लेना। अब यहाँ पे आपने टाइम को एक चोर कहा नहीं है आपने, लेकिन फिक्रा ऐसा बनाया, बात ऐसी की कि आपने टाइम को एक चोर की सूरत में दिखा दिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इम्प्लाइड मेटाफोर की। जैसे मैं कहता हूँ कि अहमद फ्लू इन द स्काई। अब यहाँ पे मैं अहमद को दर हकीकत क्या कह रहा हूँ? हम्म, बर्ड। एक बर्ड। बट क्या मैंने उसको एक बर्ड कहा है, या मैंने खुद से अज्यूम कर लिया कि वो एक बर्ड है, और एक 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 ज्यूम किया एक्सप्रेशन सर आपने। किया है। अज्यूम कर लिया, और फिर उसकी मतलब वो जो मेटाफोर वाली बात थी, वो कहने की बजाय मैंने उसको अज्यूम करके और एक एक्सप्रेशन जो था वो जनरेट कर दिया। तो इस तरीके से जब आप कोई एक्सप्रेशन जनरेट करते हैं, तो देन इट बिकम्स इम्प्लाइड मेटाफोर। क्लियर हो गया? यस सर। देन वी हैव द एक्सटेंडेड मेटाफोर। अब एक्सटेंडेड मेटाफोर में आप क्या, मेटाफर थोड़ा सा बड़ा समझाए। क्या चीज? ब्लैड मेटाफर से। आप लेट आए हो, लेट आए हो ना। नहीं सर, मैंने लगाया था, नमाज पढ़ रहा था। बस मैं नहीं समझाऊंगा अभी, आप क्यों लेट आए हो? बड़ा लेट आते हो, फिर आप आके कहते हो दोबारा समझाओ। इम्प्लाइड मेटाफोर में बेटा ये होता है कि आप बजाय इसके कि आप ये कहें कि अहमद इज अ बर्ड, अगर आप कहते हैं कि अहमद इज अ बर्ड, ही फ्लू इन द स्काई, तो अहमद इज अ बर्ड क्या होगा? मेटाफोर होगा। लेकिन आपने वो बात नहीं की, आपने उस बात को अज्यूम कर लिया, और उसकी बुनियाद पर आपने एक मेटाफोरिक एक्सप्रेशन जो था वो जनरेट किया। तो देन इट बिकम्स एन इम्प्लाइड मेटाफोर। जी सर। वॉकिम ऑन इज आस्किंग कि क्या आप कोई एमसीक्यूज अभी बना सकते हैं जिसमें मेटाफोर फाइंड करना हो? जानी मैं अभी वही बना रहा था, ये देखो, आई वॉज मेकिंग दिस फाइल, जिसकी वजह से मैं 2 मिनट लेट हूँ। आई शेयर दिस फाइल विद यू। अच्छा, एक्सटेंडेड मेटाफोर में क्या होता है? एक्सटेंडेड मेटाफोर में आप पोएट क्या करता है, एक मेटाफोर को लेता है, एक मेटाफोर, और उस मेटाफोर के ऊपर एक पूरी पोएम बना देता है, पूरी पोएम उसके ऊपर लिख देता है। तो दैट बिकम्स एन एक्सटेंडेड मेटाफोर। ठीक है,
सर टाइम इज अ थीफ बी फिर इम्प्लाइड मेटाफोर है? नहीं, टाइम इज अ थीफ इम्प्लाइड नहीं है, क्योंकि उसमें तो आपने डायरेक्ट बता दिया। इम्प्लाइड में आप मेटाफोर, जो मेटाफोर होता है उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाते। मेटाफोर को इंट्रोड्यूस करवाए बगैर ही उसकी मेटाफोरिक रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, एक्सटेंडेड मेटाफोर में क्या होता है कि एक मेटाफोर को लेके, जैसे हाँ, जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर गुड टिम्बर पोएम थी आपकी, ठीक है, वो अब तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस ही चेंज हो गया। गुड टिम्बर पोएम थी, इसी तरीके से सेकंड ईयर के अंदर ऑल द वर्ड्स अ स्टेज है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से वो जो है रेन है, सेकंड ईयर 10th के अंदर एक रेन पोएम होती थी। ठीक है। यानी कि एक मेटाफोर को आप सिंपल बता, एक उसको डिस्कस करके आगे मूव नहीं करते, बल्कि उसको क्या करते हैं, डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, तो फिर वो क्या बन जाता है, एक्सटेंडेड मेटाफोर बन जाता है। अच्छा, अगर आप एक सिमिली को बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करें, जैसे हर स्माइल वाज एज ब्राइट एज द सन, और इसको आगे इसकी वजाहत देना शुरू कर दें, तो फिर वो सिमिली क्या कहलाएगी? व्हाट विल वी कॉल दैट सिमिली? पता है वो एक्सटेंडेड सिमिली क्या है? एक्सटेंडेड सिमिली। उसको हम लोग बोलते हैं एपिक सिमिली। क्या कहलाती है वो? एपिक सिमिली। ठीक है, एपिक सिमिली उसको कहा जाता होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एपिक सिमिली। अच्छा, देन वी मूव टू द personification. Personification is very easy, giving human qualities to non-human things, or kind of abstract जी सर। concept. जी जी। सर ये इम्प्लाइड मेटाफर क्या है, फिर से बताएं प्लीज। क्यों, अभी आप लेट आए हो? जी सर, नेटवर्क का थोड़ा इशू था। Sorry, I will not explain. I will not repeat it, because if I'll repeat what I have already told, so maybe we will miss something else, something new. So you have to be on time. अगर मैं टाइम पे आ सकता हूँ तो you also need to be on time. अब आप ये कीजिएगा कि अब आप इसको दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है। आप इसको दोबारा से बेटा देख लीजिएगा। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? वी गिव ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से मुराद ये है कि वो चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आती, जैसे ब्रेवरी है, या हैप्पीनेस है, उसको जब आप इंसानों वाले काम करते हुए दिखाते हैं, या इंसानों की तरह आप उसको दिखाते हैं, इंसानों की तरह आप उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो देन इट बिकम्स पर्सोनिफिकेशन। जैसे द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, तब इसमें विस्पर्ड, विंड विस्परिंग कर रही है। द फ्लावर्स डांस्ड इन द ब्रीज, द अलार्म क्लॉक स्क्रीम्ड इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो इंसानों वाले काम करते हुए आप दिखा रहे हैं। यार मेरी आवाज कम है? इज माई वॉइस लो? नो सर। नो ओके। सर। कान बेटा थोड़ा सा थोड़ा मेच्योर हो जाए ना, लाइक यू हैव एक दो तीन चार पांच, आपने कोई 15 मरतबा एक ही मैसेज किया है, आवाज बहुत कम है, आवाज बहुत कम है। बेटा ऐसे नहीं करते होते, यू नीड टू ग्रो अप। ठीक है, यूर इन अ क्लासरूम, मतलब आप कोई उसमें तो नहीं बैठे हुए ना, आप नर्सरी क्लास में तो नहीं हो ना बच्चे। यू नीड टू ग्रो अप, यू नीड टू वर्क ऑन योर बिहेवियर। ठीक है, एक ही मैसेज आप बार 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 किए जा रहे हैं बेटा। पर्सोनिफिकेशन में और इम्प्लाइड मेटाफोर में कोई फर्क नहीं होता, अगर उसके अंदर दोनों चीजें मौजूद हों। हर दफा पर्सोनिफिकेशन जो है वो कोई इम्प्लाइड मेटाफोर नहीं होती। ठीक है। लेकिन ये होता है कि जब आप एक मेटाफोर को इम्प्लाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके अंदर एज अ साइड, यू कैन से दैट एज अ साइड एज जो है वो उसके अंदर एक दूसरा फिगर ऑफ स्पीच जो है वो भी इमर्ज हो जाए। वरना पर्सोनिफिकेशन और इम्प्लाइड मेटाफोर जो है ये दो डिफरेंट चीजें हैं। मतलब हो सकता है कि अगर आप एक इंसान को परिंदे वाली क्वालिटीज दे रहे हैं, या एक इंसान को परिंदे के साथ, आप परिंदे के लिए परिंदे को एज अ मेटाफोर एक इंसान के लिए यूज कर रहे हैं, तो फिर तो उसके अंदर पर्सोनिफिकेशन नहीं आएगी। ठीक है। लेकिन एक परिंदे को अगर आप कहते हैं कि द बर्ड स्माइल्ड, तो द बर्ड स्माइल्ड, तो इसका मतलब यह है कि आपने इसमें इसको, बर्ड को एक इंसान के तौर पर इम्प्लाई किया है, और फिर एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाया है कि जिसके अंदर इम्प्लाइड मेटाफोर भी है और पर्सोनिफिकेशन भी है। मंकी इज डांसिंग, yes, it is a personification. Monkey is dancing. ठीक है, because dance is a human quality. Dance is known as a human quality. एक्सक्यूज मी सर। जी जी हसीबा। सर अभी हमने प्रीवियस सेंटेंस किया था दैट टाइम स्टोल माय हैप्पीनेस। तो सर अगर एमसीक्यूज में हमारे पास पर्सोनिफिकेशन और सिर्फ मेटाफर का ऑप्शन आ जाए तो उसमें हम क्या चूज करेंगे, मेटाफर ही करेंगे? नहीं, personification, जब आप कहते हैं टाइम स्टोल माय हैप्पीनेस, तो ये personification है।
जो ओके। इस इम्प्लाइड मेटाफोर है, ये तो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताया है फॉर योर ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर। ओके सर, लेकिन अगर सर सिर्फ मेटाफर आ जाए तो उसमें हम पर्सोनिफिकेशन करेंगे। पर्सोनिफिकेशन करेंगे। ओके सर। हाँ। अच्छा, अगला सवाल है बच्चे का कि सर पर्सोनिफिकेशन में तो सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स को करते लिविंग थिंग्स के, तो मैंने क्या किया है इसमें, नॉन लिविंग थिंग्स को और जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको भी। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स और नॉन लिविंग थिंग्स नहीं होती, होती नॉन ह्यूमन थिंग्स होती हैं। मादिया, इट्स नॉट नॉन लिविंग थिंग्स, इट्स नॉन ह्यूमन थिंग्स। ठीक है, नॉन ह्यूमन, आप इसको गौर से देखें, नॉन ह्यूमन। एब्स्ट्रैक्ट की कोई एग्जांपल, एब्स्ट्रैक्ट की एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। अच्छा नहीं नहीं, लव इज ब्लाइंड, ब्लाइंड जो है ये तो हो जाएगा, लव इज ब्लाइंड जो है ये तो मेटाफोर हो जाएगा। लव इज ब्लाइंड जो है ये क्या है, मेटाफोर है। अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि डेथ केम टू मी, डेथ केम टू मी, ठीक है, सर एक माई मेटाफर। हैप्पीनेस, माई हैप्पीनेस वेंट अवे। तो अब इसमें क्या है कि ये लास्ट जो टू एग्जांपल्स हैं, ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं ये पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल्स हैं। लव इज अ ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, तो इसमें लव को आप एक ब्लाइंड आदमी से तशबीह दे रहे हैं, तो ये मेटाफोर होगा। पर्सोनिफिकेशन की सेकंड एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करते हैं। द फ्लावर्स डांस्ड इन द ब्रीज, तो यहाँ पे फ्लावर्स को आप डांस करते हुए दिखा रहे हैं, तो फ्लावर्स को का की जो डांसिंग है, डांसिंग इज अ ह्यूमन क्वालिटी, सो दिस मीन्स कि इट इज पर्सोनिफिकेशन। Okay. Now, after that, if we move to the next figure of speech, so that is hyperbole. इसको हाइपरबली भी पढ़ा जाता है, इसको हाइपरबल भी पढ़ा जाता है, दोनों पर इसकी प्रोनाउंसिएशंस ठीक हैं, हाइपरबल या हाइपरबली। हाइपरबल हाइपरबली दोनों इसकी प्रोनाउंसिएशंस ठीक हैं। सनत मुबालगा इसको कहा जाता है उर्दू में, एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली, मतलब लिटरल मीनिंग्स के अंदर आप इसको कभी भी नहीं लेते, इसमें एग्जैजरेशन होती है, इसमें बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जा रहा होता है। जैसे आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स, तो हकीकी हकीकी तौर पर थोड़ी हजार हजार दफा उसने कहा होगा, मतलब बहुत दफा बताने के लिए आप कहते हैं कि आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं इतनी इतनी भूख लगी हुई है कि मैं नहीं नहीं, उर्दू में ये मुहावरा नहीं होता, उर्दू में ये सनत मुबालगा होती है। ही रैन एज फास्ट एज अ चीता, नो, ही रैन एज फास्ट एज अ चीता जो है वो सिमिली होगा। ठीक है, वन था, यस 1000 आई सॉ एट अ ग्लांस, वर्ड्सवर्थ ने कहा था डैफोडिल्स के मुतालिक, तो वो हाइपरबल होगा। शी क्राइड अ रिवर ऑफ टीयर्स, तो अ रिवर ऑफ टीयर्स जो है ये हाइपरबल है, सनत मुबालगा। देन वी हैव एलिट्रेशन, आपकी सबसे फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच, बच्चों को एलिट्रेशन बहुत पसंद आती है। रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ मल्टीपल वर्ड्स, जब कॉन्सोनेंट साउंड जो हैं, इवन इन सम केसेस कुछ जो राइटर्स हैं या कुछ जो लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि सिर्फ कॉन्सोनेंट्स नहीं बल्कि वॉवल्स भी अगर रिपीट हो रहे हो तो हम उसको भी एलिट्रेशन कहते हैं, अगर एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं तो। लेकिन मोस्टली बहुत कम आपको ऐसे इंस्टांसेस मिलेंगे कि जिसमें वॉवल्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए फॉर द सेक ऑफ ईज बच्चों को ये बताया जाता है कि जब कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो एट द बिगिनिंग ऑफ मल्टीपल वर्ड्स रिपीट होते हैं तो दैट इज एलिट्रेशन। दिस इज द इजीएस्ट फिगर ऑफ स्पीच। जैसे पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, उसने शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, द वाइल्ड विंड whipped थ्रू द विलोज, तो इसमें व की साउंड रिपीट हो रही है, इसमें श की साउंड रिपीट हो रही है, ठीक है, एस की साउंड रिपीट हो रही है, तो यू हैव टू लुक फॉर द साउंड। ठीक है, वॉवेल वॉवेल की जो रेपिटेशन होती है उसको एजोनेंस कहते हैं, वो अगर एजोनेंस और जो कॉन्सोनेंट्स है ना, और एजोनेंस एंड कॉन्सोनेंट्स वो आगे आ रहे हैं, वी हैव एजोनेंस एंड कॉन्सोनेंट्स समवेयर हियर, तो यहाँ पे फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर मैं आपको इसका जो एलिट्रेशन के साथ डिफरेंस है वो आपको यहाँ बता दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग ना एक फ्लो में चलते जाते हैं। ठीक है वासिफ,
यस, शी क्राइड एलिगेटर टीयर्स। क्या होगा? एलिगेटर टीयर्स, इसको हम लोग बोलते होते हैं इडियमेटिक। इडियमेटिक इडियमेटिक जब कोई ईडियम आप यूज करते हैं, तो ईडियम इन इटसेल्फ जो है, ईडियम इन इटसेल्फ जो है, एक क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच है। तो हम इसको इडियमेटिक बोलते हैं। जब आप किसी फिगर ऑफ स्पीच के अंदर, यानी कि जब किसी ईडियम को आप एज अ फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं, तो अब वो दैट इज कॉल्ड इडियमेटिक। अच्छा, अब एलिट्रेशन के बाद है जी अनामाटोपोया। अनामाटोपोया। Sir, जी जी। sir, death came to me. Can it be a hyperbole as well? नो, इट कांट बी हाइपरबल। इट कांट बी हाइपरबल। इट्स जस्ट इट्स अ पर्सोनिफिकेशन। हाँ, अगर आप उसके आने को इस तरीके से आप कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि डेथ, लाइक फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि डेथ इनहेल्ड द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री। अब इसके अंदर हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन पाया जाता है। समझ आ रही है ना रमेश साहब? Yes. हाँ, आप इसमें देखो ना कि इसमें एग्जैजरेशन शो हो रही है। ठीक है। और या इवन अगर आप ये कहते हैं कि when death saw his pale face, she cried, she cried so much that the angels came to rescue her, came to rescue her। अब इसमें एग्जैजरेशन है ना, कि जब उसको मौत आई तो उसको देख के मौत इतना इतना रोई कि उसको फरिश्ते मौत को बचाने आ गए। ठीक है ना? तो Okay. हाँ, आप इसमें आप कह सकते हैं कि हाइपरबोल है। अच्छा, सर वंडरस। हाँ जी सर एक सेंटेंस में दो से ज़्यादा मतलब कि एक से ज़्यादा लिटरेरी डिवाइसेस हो सकते हैं। यस, बिल्कुल हो सकती हैं। एक लाइन के अंदर 5 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं। ठीक है सर। एक लाइन के अंदर एक से ज्यादा हो सकती हैं, और होती हैं, अक्सर होती हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, द बीज बज्ड अराउंड द फ्लावर्स। तो अब इसमें एक तो इमिटेशन ऑफ द साउंड है, और नंबर पाया है। जैसे द बीज बज्ड, तो यू नो बज, टिक। इसी तरीके से रंबल, और Alliteration भी है। हाँ, और इसी तरीके से बीज बज्ड के अंदर एलिट्रेशन भी है। टिक टॉक के अंदर जो है वो ट की साउंड भी रिपीट हो रही है। तो अब इसमें देखें ना कि इसके अंदर अनामेटोपोइया भी है, और साथ ही साथ क्या है, एलिट्रेशन भी है। तो एक के अंदर एक से ज्यादा हो सकती है। ऑलराइट। ठीक अच्छा, है सर। हाँ, यस अनामेटोपोइया, सर। अनामेटोपोइया में ये बेसिकली साउंड वर्ड्स होते हैं जो साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जैसे क्रैक, ठीक है, इसी तरीके से बज, इसी तरीके से रंबल, ठीक है, स्प्लैश। फ्लैश, ठीक है, स्प्लैश, बैंग, ठीक है। Whisper. अच्छा, इसी तरीके से बूम। अच्छा, विस्पर, विस्पर तो नहीं होगा। शश, गैलप। शश। फिर हमारे एग्जाम में आया था कि अनोटोपिया कौन सा है, तो उसमें विस्पर भी था और बस भी था। उसमें उसमें कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट था? होगा ना, बस, सिर्फ बस विस्पर होगा। नहीं होगा? नहीं, विस्पर जो है, विस्पर इज नॉट अनामेटोपोइया। ठीक है। हाँ, अगर और कोई भी अनामेटोपोइया ना हो और बाकी सारे वर्ड्स डिफरेंट हो, तो फिर आप विस्पर को, विस्पर के अंदर जो अनामेटोपोइक जो आप कह सकते हैं है, या अनामेटोपोइक जो इफेक्ट है, वो बहुत बहुत माइल्ड है, बहुत माइल्ड है। सर विस्पर को हम एक एक्शन नहीं कंसिडर करेंगे। यस, दैट इज एन एक्शन, दैट इज एन एक्शन। तो वो जब आप विस्पर कर रहे थे ना, तो वो इस तरह की साउंड्स आ रही होती हैं विस्परिंग को, जब आप कोई बंदा विस्पर कर रहा होता है। बेसिकली ये वर्ड्स बनते हैं साउंड को ध्यान में रख के हुए, जिस तरह जो ना
गौ, ठीक है, गौ। तो अब ये जो बर्ड्स होते हैं उनकी आवाज गौ होती है, इसी तरीके से काव काव, सर ट्वीट भी होता है। सर काव काव। गोंग, GONG। हाँ, ट्वीट, गोंग, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। बोंग। म्याऊ, म्याऊ, ठीक है। बोंग। यस, म्याऊ। वुफ, कॉन्ग। यस। इसी तरीके से ने, ठीक है। वाव वाव। वो वो यस, वो जो थी क्वाक क्वाक, ठीक है, वो जो ओल्ड मैकडोनल्ड हैड अ फार्म, तो वो सारी की सारी, एंड क्वाक क्वाक हेयर एंड क्वाक क्वाक देयर एंड क्लक क्लक हेयर एंड क्लक क्लक देयर, तो वो सारे के सारे क्या थे, नमटोपॉयज थे, रूम। ठीक है। अच्छा, देन वी हैव ऑक्सीमोरॉन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर अगर एमसीक्यूज आया जिसमें एक से ज्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच हो और एमसीक्यूज में ऑप्शंस दोनों रिलेट कर रहे हो, तो फिर जो सबसे स्ट्रांग हो वो आप लगा दें। बाकी दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ फॉल्टी एमसीक्यू, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन आप उसमें यस, बूम जो है दैट इज अनोमेटोपोया, बूम, बूम। सर सेंटेंस में कितने वर्ड्स को कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो तो एलिट्रेशन कंसीडर होगी, या मिनिमम टू, मिनिमम टू और मैक्सिमम की कोई हाथ नहीं है, ठीक है। टू, अगर क्लोज इंटरवल्स पे, टू की सूरत में यह है कि उनके दरमियान दो जो होंगे तो फिर उसके दरमियान आइडियली डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि बिग येलो बस, तो अब इसके अंदर भी एलिट्रेशन पाई जाती है, लेकिन अब एलिट्रेशन क्या हो गई है, वीक हो गई है। और अगर मैं कहता हूं कि बिग येलो लार्ज बस, तो अब एलिट्रेशन, जैसे जैसे बीच में गैप आता जाएगा तो एलिट्रेशन कमजोर होती जाएगी। अब आप इसको, अब अगर आप बा को एलिट्रेशन बनाते हैं तो फिर आप उसको धक्के से ही बना रहे होंगे। यस, हिस, हिस एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो अनोमेटोपोया है, हिस, ठीक है, वो जो सांप की आवाज होती है। अच्छा, अनोमेटोपोया हो गया, उसके बाद है जी सर ये ऑक्सीमोरॉन। जो ढोल की आवाज होती है वो किस तरह होती है? हाँ, वो जो जब ढोल बजता है, हाँ। बाजा नहीं बजाता? हाँ हाँ, बैंग होता है ना, वो बैंग, ही बैंग द ड्रम, बैंग, सर उसको ठीक। भी हम ये कहेंगे? उसको भी बिल्कुल, वो भी तो ओनोमेटोपोइया है ना, ठीक है। बैंग, डम डम भी कह सकते हैं, मतलब उसके लिए कोई भी एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं ना। सर हम खुद से बना के भी अल्फाज दे सकते हैं? अगर आप खुद से बनाएं तो फिर उस वो ऐसा हो कि जो बन रहा हो ना, जैसे रही ये खिजर ने बनाया डम डम। अब डम डम कोई वर्ड नहीं है, बट इट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। आई एक्सेप्ट इट एज एन ओनोमेटोपोइया। अच्छा, अब ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्ट्रडिक्टरी और ऑपोजिट वर्ड्स, यानी दो ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और एक ही चीज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, एक ही चीज के लिए, ठीक है, एक ही चीज के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो है, आप कहते हैं कि दिस मैंगो इज बिटर स्वीट, तो आप एक चीज के लिए एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करना है कि जिसके अंदर दो ऑपोजिट वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हो, तो देन इट बिकम्स एन ऑक्सीमोरॉन। और सर अगर सनत तजाद की तरह। नहीं, सनत तजाद एक अलग चीज होती है, सनत तजाद जो है वो एक अलग चीज होती है। सनत दिन तजाद, रात सुबह शाम। सनत तजाद में ये होता है कि दो मुख्तलिफ, अब यहाँ पे क्या, मैंने दो मुख्तलिफ चीजों में से एक को बिटर और दूसरे को स्वीट का है, नो सर। नहीं। सनत तजाद में ये होता है कि दो मुख्तलिफ चीजें होती हैं, दो मुख्तलिफ चीजें होती हैं, और उन दोनों के अंदर एक एक खुसूसियत पाई जाती है जो एक दूसरे का उल्ट होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ही इज एन एंजल, ठीक है, ही इज एन एंजल, हिज सन इज मोरॉन। अब ये क्या है, ये ऑक्सीमोरॉन है या एंटीथीसिस है? हम्म, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस। दिस इज एंटीथीसिस, एंटी क्योंकि यहां पर मैं एक ही चीज को एंजल मोरॉन नहीं कह रहा, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं कि ही ही एक्टेड लाइक अ डेविल एंजल, अब डेविल एंजल, एंजल तो बेचारे शरीफ होते हैं ना, तो अब अगर मैं उसको किसी को डेविल एंजल बोलता हूं, तो डेविल एंजल फिर क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। समझ आ रही है ना?
नहीं, डेथ एंजल जो है ऑक्सीमोरॉन नहीं है। डेथ एंजल ऑक्सीमोरॉन नहीं है। डेथ एंजल तो एक प्रॉपर एक नाम है ना, वो तो एक मौत का फरिश्ता है। दैट इज नॉट एन ऑक्सीमोरॉन। ठीक है। अच्छा, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेफनिंग साइलेंस, यानी एक ऐसी खामोशी। डेफनिंग का मतलब होता है बहुत लाउड। तो डेफनिंग साइलेंस, बिटर स्वीट, जंबो श्रिम्प। अब श्रिम्प तो छोटी सी होती है ना, जंबो श्रिम्प। इसी तरीके से जब मैं कहता हूँ कि फ्रीजिंग समर। अच्छा, इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि मेक हेस्ट स्लोली, आराम आराम से जल्दी करो। तो हेस्ट स्लोली जो है, ये क्या है, ऑक्सीमोरॉन है। अच्छा, इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि वाइज फूल, वाइज फूल ऑक्सीमोरॉन है। अच्छा, इसी तरीके से जब मैं कहता हूँ कि इलिटरेट, इलिटरेट स्कॉलर, इलिटरेट स्कॉलर, स्कॉलर पढ़ा लिखा आदमी होता है, इलिटरेट अनपढ़ होता है, इलिटरेट स्कॉलर। तो ये एक ऑक्सीमोरॉन होगा। सॉर्डेड बून, ठीक है। सॉर्डेड बून जो है, ये सेकेंड ईयर के बच्चों को ये चीज पता होगा। प्रिटी अगली, ठीक है। अच्छा, और इसी तरीके से हॉरिबली अट्रैक्टिव, ठीक है। अच्छा, आई हैड अ प्लेजेंट पैनिक, प्लेजेंट पैनिक। बहुत सारे बना सकते हैं आप खुद भी बना सकते हैं। अच्छा, इसी सर तरीके ये से वाइस फूल को एक एग्जांपल में इस्तेमाल करके दे दें। इज अ वाइज फूल, जैसे उर्दू में नहीं कहते पढ़ा लिखा जाहिल, यस सर। द वाइज फूल। सर, कैन दिस बी एन एग्जांपल, ही वर्क्स डे एंड नाइट? नो, ही वर्क्स डे एंड नाइट। तो डे एंड नाइट दो अलग चीजें हैं, एक चीज को आप डे एंड नाइट नहीं कह रहे। ठीक है। सर, अली इज वाइज फूल में अली वाइज है या फूल है? अली वाइज फूल है। अली वाइज फूल है, मतलब कि एक ऐसा जाहिल जो समझदार है, समझदार जाहिल है। सर, प्रिटी अगली में प्रिटी तो एडवर्ब नहीं, लाइक बहुत अगली। देखो, उस तरीके से अगर अहमद आप इनको बेटा एनालाइज करो ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें सब के अंदर जो फर्स्ट वर्ड वर्ड होगा वो सेकंड के लिए एडजेक्टिव ही बन रहा होगा। ठीक सर है। ये जरूरी है कि ये दोनों वर्ड साथ ही आए? बिल्कुल साथ आएंगे तो तभी ऑक्सीमोरॉन बनेंगे ना। अगर दूर 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 होंगे तो आप इनको यूज कैसे करोगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि ही इज बिटर समटाइम्स एंड समटाइम्स स्वीट, इस तरह यूज करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये फिर ऑक्सीमोरॉन नहीं रहेगा। अब ये एंटीथीसिस बन जाएगा। मतलब ये है कि आप बता रहे हैं कि कभी वो इस तरीके से होता है, कभी इस तरीके से होता है, तो दो मुख्तलिफ सिचुएशंस हो गई। अगर एट अ टाइम अगर आप उसको कहते हैं कि ही इज बिटर स्वीट, तो एट अ टाइम जो है वो जक्सटापोज करना वो दोनों का जरूरी होता है, फिर वो जाके ऑक्सीमोरॉन बनता है, वरना नहीं बनता। अच्छा, देन वी हैव आयरनी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आयरनी जो है, इसमें क्या होता है, वी हैव अ कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। ठीक है। कहा कुछ जाए हो कुछ, ठीक है। यस, सितम जरीफी इसको कहा जाता है। ठीक है। सितम जरीफी, ये वक्त देखिए या हालात की सितम जरीफी देखिए। तो इस तरह से आप जो आयरनी आपके टीचर्स बहुत यूज करते हैं। अम्मा जो हैं, मतलब दुनिया में अगर कोई पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई ऐसी शख्सियत जो आयरनी को इस्तेमाल करने की बेताज बादशाह होती है, तो वो होती है हमारी अम्मा। ठीक है। अम्मा जब आती हैं ना, तो वो आके ये नहीं कहती कि उठ ना मुराद, कभी कभी इस तरह भी कहती हैं, वरना कहती हैं अच्छा मेरा बेटा आ गया, थक गया होगा ना मेरा बच्चा, आओ मैं दबा देती हूँ, गेम खेल खेल के थक गए होगे, आओ मैं टांगे दबा देती हूँ तुम्हारी। ठीक है। और खा लो और खा लो, नहीं और तुम्हें आता ही क्या है, खाना खा लो तुम। और तुम, दो रोटियां और बना दो तुम्हारे लिए, सारा दिन वेले बैठ बैठ के थक जाते होगे ना, दो रोटियां और खा लो। ठीक है। और इसी तरीके से जो मोहल्ले की वो जो खालाएं होती हैं, मोहल्ले की जो आंटियां होती हैं, वो भी बहुत आयरनी इस्तेमाल करती हैं। ठीक है। हाँ हाय, मैंने सुना इसको ये हुआ है, तो मैं तो इतनी परेशान हो गई, अंदर अंदर से वो इतनी खुश हो रही होती हैं। ठीक है। आय, यस।
तो अब आयरनी जो है बेटा, इसकी होती है तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स: वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी एंड ड्रामेटिक आयरनी। अब ये तीनों मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और फिर उसके बाद मैं आपको इसकी एक एक एग्जांपल दूंगा। अब वर्बल आयरनी में क्या होता है? वर्बल आयरनी में ये होता है कि व्हेन समवन सेज वन थिंग बट मीन्स द ऑपोजिट। ठीक है, आप कह रहे हो और उसके आपकी आपकी आपका जो कहने का जो मकसद है, ठीक है, वो बिल्कुल ऑपोजिट हो। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे व्हेन यू से इट ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। ठीक है, ये मतलब एक थंडरस्टॉर्म है, उस दिन आप कह रहे हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। ठीक है, या जैसे वो हम कहते हैं ना, जैसे हम लोग किसी मुसीबत में फंसे हुए होते हैं, तो ऊपर से एक ऐसा बंदा आ जाता है जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, हम कहते हैं यार आ जाओ, बस तुम्हारी कमी थी। ठीक है, बिल्कुल आज सर। तुम्हारी कमी थी बस। तो अब आप कह रहे होते हैं कि यार क्यों आए हो तुम, एक्चुअली में आप कह रहे होते हैं भाई तू की करना आए हैं। तो अब क्या है कि व्हेन यू से समथिंग, अच्छा इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से जब आप किसी को कहते हैं आज तो भाई चमक रहे हो, जब कोई आदमी बिल्कुल वो होता है, अ, अपनी बुरी हालत में होता है, आप कहते हैं भाई आज तो बड़े चमक रहे हो, वाह भाई आज तो बड़े प्यारे लग रहे हो, और आप अगले बंदे पे टॉन्ट कर रहे होते हैं। अच्छा इसी तरीके से किसी ने कोई जर्सी पहनी भी हो, और वो जर्सी अजीबो गरीब सी हो, तो आप कहते हैं वाह भाई जर्सी किधर से ली है, जर्सी तो बड़ी फब रही है तुम्हारे ऊपर, वाह भाई वाह टशन देखो इसके। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली वर्बल आयरनी। फिर सिचुएशनल आयरनी। अब सिचुएशनल आयरनी में क्या होता है? एन अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट इन अ सिचुएशन दैट कंट्रास्ट विद व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। ठीक है, यानी कि जो चीज जिस जगह से एक्सपेक्ट की जाती है, अगर उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो तो दैट इज कॉल्ड सिचुएशनल आयरनी। जैसे द ट्रैफिक कॉप गॉट अ स्पीडिंग टिकट। अब पुलिस वाले का काम होता है ओवर स्पीडिंग को रोकना, पुलिस वाले का चालान हो गया। ठीक है, पुलिस वाले का चालान हो गया। इसी तरीके से अगर आप कहते हैं कि द पुलिस स्टेशन, ठीक है, द पुलिस स्टेशन वाज रॉब्ड, थाने में चोरी हो गई। अब ये क्या है? सिचुएशनल आयरनी है। इसी तरीके से अगर आप कहते हैं कि द फायर स्टेशन बर्न डाउन। अब फायर स्टेशन का तो काम होता है आग को बुझाना, फायर स्टेशन में आग लग गई, तो ये क्या है? सिचुएशनल आयरनी है। अच्छा, इसी तरीके से जब आप कहते हैं कि माय इंग्लिश टीचर, ठीक है, माय इंग्लिश टीचर हैज अ बैड ग्रामर। अब ये कौन सी आयरनी है? सिचुएशनल आयरनी है, कि भाई इंग्लिश के टीचर की तो ग्रामर ठीक होनी चाहिए, इंग्लिश के टीचर की ग्रामर ठीक नहीं है, तो दैट इज एन आयरनी। ठीक है, और ये सबसे खतरनाक आयरनी होती है। ठीक है, सबसे खतरनाक आयरनी होती है कि जब किसी उस्ताद को उसका सब्जेक्ट ना आता हो, क्योंकि एक उस्ताद को जब उसका सब्जेक्ट नहीं आता होता तो वो पता नहीं कितनी नस्लें बिगाड़ देता है। ठीक है, वो कितनी नस्लों का बेड़ा गर्क कर देता है, वो गलत पढ़ाता रहता है, वो बच्चों को, बच्चे तो बेचारे मासूम होते हैं, उनको तो पता ही कुछ नहीं होता, वो जिस तरह उस्ताद पढ़ा देता है वो उसी तरह उसको हकीकत समझ लेते हैं, उनको लग रहा होता है उस्ताद बिल्कुल ठीक बता रहा है। माई इंग्लिश टीचर हैज अ बैड ग्रामर। ठीक है, तो अब ये क्या है? दैट इज अ सिचुएशनल आयरनी। अच्छा, उसके बाद होती है ड्रामेटिक आयरनी। अब ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है? ड्रामेटिक आयरनी होती है कि आप कोई भी फिल्म देख रहे होते हैं, कोई भी आप नॉवेल पढ़ रहे होते हैं, कोई ड्रामा ड्रामा देख रहे होते हैं, तो बाज दफा उसके अंदर एक ऐसा एक्शन हो रहा होता है जिसका आपको स्क्रीन के ऊपर पहले पता चल जाता है, लेकिन उस कहानी के अंदर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको उसके मुतालिक पता नहीं होता, तो दैट इज कॉल्ड ड्रामेटिक आयरनी। दैट इज कॉल्ड ड्रामेटिक आयरनी। ठीक है, अब ड्रामेटिक आयरनी की मैं आपको एक एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, आप क्लास में बैठे हुए हैं, टीचर ने किसी बच्चे का नाम पूछा है, मुस्तफ़ा किधर है? तो क्लास वालों ने कहा सर जी वो लेट है, वो अभी आ रहा है रास्ते में। टीचर ने कहा ये आता है ना, तो मैं आते ही इसको जो है ना वो मुर्गा बनाऊंगा, बस तुम रुको जरा। अब मुस्तफ़ा को नहीं पता कि क्लास के अंदर उसके लिए क्या प्लानिंग हो रही है। जैसे मुस्तफ़ा क्लास में एंटर होगा, सारे बच्चे हंसने लग जाएंगे, क्योंकि बच्चों को पता है अब इसके साथ क्या होने वाली है। मुस्तफ़ा जो है उसको बेचारे को नहीं पता। नाउ दैट इज कॉल्ड अ ड्रामेटिक आयरनी, कि जिसके साथ हो रही होती है उसको पता नहीं होता, लेकिन बाकी सबको जो है वो पता चल रहा होता है।
कि यार इस बंदे के साथ ये हुआ होगा। ठीक है। अच्छा, ड्रामेटिक आयरनी की मैं एक और आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आई डोंट नो आप लोगों का आपस में बहन भाइयों का किस तरीके का रिलेशनशिप है। हम लोग क्या करते थे, हम लोग जब स्कूल स्कूल गोइंग थे तो हमारी एक फेवरेट हॉबी होती थी कि घर में जो सोया हुआ होता था उसके उसके मुंह पे लिखना। अब ये मैं आपको अपनी बचपन की शरारतें बता रहा हूँ। जैसे कोई मैं सोया हुआ हूँ तो मेरे माथे पे आके कोई लिख देंगे, खोता लिख देंगे, मुर्गा लिख देंगे। ठीक है। ये इस तरीके से लिख देंगे मैं पागल हूँ। अब मैं उठ के जनाब मैं फिर रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ, गली में जा रहा हूँ खेलने के लिए, मेरे माथे पे लिखा हुआ है मैं पागल हूँ। सारे देख के मुझे हंस रहे हैं, मुझे नहीं पता कि यार मुझे देख के क्यों हंस रहे हैं। तो अब ये क्या है, ये ड्रामेटिक आयरनी कि जिसके साथ हो रहा होता है उसको नहीं पता होता है, बाकी सबको पता चल रहा होता है। वो जो नहीं था, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा बाप जाने तो है। सारा जाने। ठीक है। तो ये क्या होती है, ये बेसिकली ड्रामेटिक आयरनी होती है। ठीक है। ये ड्रामेटिक आयरनी होती है। सर अच्छा। उर्दू में सनत तकरार। नहीं 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 नहीं, उर्दू में सनत तकरार नहीं होती वो तो। देखो, सनत तकरार एक अलग चीज है। उर्दू उर्दू के हिसाब से अगर आप हर चीज को देखना शुरू कर दोगे तो फिर तो आपका आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा फिर। ठीक है। वो सनत तकरार एक अलग चीज है। सनत तकरार एलिट्रेशन होती है या एनाफोरा होता है, रेपिटिशन होती है। इसमें रेपिटिशन तो नहीं होती। उसमें जब जो मैंने एग्जांपल दी है पत्ता पत्ता बूटा बूटा, उसमें आयरनी ये है कि यार पत्तों को भी पता है, मतलब हर किसी को पता है, सिर्फ उसको नहीं पता। ठीक है ना। जी सर। सबको पता चल गया है, और जिसके लिए हुआ तो वो उसको पता नहीं है। अच्छा, उसके बाद होता है पान। अब पान क्या होता है, जुमानी अल्फाज। ठीक है। अ प्ले ऑन वर्ड्स ऑफ्टन विद मल्टीपल मीनिंग्स और सिमिलर वर्ड्स। एक लफ्ज के जब मुख्तलिफ मीनिंग आप निकालते हैं, जैसे इज लाइफ, यहाँ पे टाइम की जगह लाइफ आना चाहिए। इज लाइफ वर्थ लिविंग, इट डिपेंड्स अपॉन द लिवर। अब ये जो लिवर का वर्ड है इसके दो मीनिंग बनते हैं। एक तो लिवर ऑर्गन होता है, बॉडी का ऑर्गन होता है ना लिवर। और दूसरा लिवर का मतलब है द वन हु इज लिविंग, जीने वाला। क्या जिंदगी गुजारे जाने के काबिल है, इसका दारो मदार तो लिवर पर है। अब पान की मैं आपको एक फेमस एग्जांपल देता हूँ। जो सोते हैं वो खोते हैं, जो सोते हैं वो खोते हैं। तो अब इसमें जो सोते हैं वो खोते हैं, इसमें जो होते हैं खोते का, सर, गधे गधे। हाँ, अब खोते का मतलब ये भी होता है लूजर, और खोते का मतलब जो है वो डंकी भी होता है। तब सर इसमें हमारे मतलब, बचपन में खोबे वाली नरकटी की। हाँ, उर्दू मतलब कोई एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करना कि जिसके अंदर दो मीनिंग्स पाए जाते हैं, दो मीनिंग्स पाए जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पान। अच्छा, उसके बाद है जी एलूजन। एलूजन। हाँ, व्हाई द साइकिल इज टायर्ड बिकॉज इट हैज टू टायर्स। व्हाई द साइकिल इज टायर्ड, माई साइकिल इज टायर्ड। तो वो पान होगा। एलूजन क्या होता है, एलूजन रेफरेंस टू अ वेल नोन पर्सन, प्लेस, इवेंट और वर्क ऑफ आर्ट। सनत तलमी, सनत तलमी, उर्दू में इसको सनत तलमी कहा जाता है। जैसे ही वॉज अ रियल रोमियो विद द लेडीज। तो अब ये रेफरेंस है रोमियो, रोमियो एंड जूलियट, एक शेक्सपियर का एक प्ले है, उसकी तरफ। एक्सक्यूज जी जी। सर, माई साइकिल इज टायर से जैसे आपने कहा था कि दो मीनिंग्स होते हैं, तो इसमें टायर के कौन से दो मीनिंग्स बन रहे हैं? एक तो ये है कि मेरे साइकिल के अंदर टायर हैं, यस। और दूसरा ये है कि मेरा साइकिल थका हुआ है। सर, टायर और टायर्ड में डिफरेंट नहीं होगा? यार टायर्ड है ना, टायर्ड। ओके सर, गॉट इट। आपने टाइड पढ़ लिया था। नहीं सर, मैंने टायर्ड पढ़ लिया था। अच्छा, ओके। अच्छा, शी इज द मॉडर्न डे क्लियोपैट्रा। तो अब क्लियोपैट्रा जो थी ये भी मिस्र की एक शहजादी थी। ठीक है, उस जिसका हुस्न बड़ा मशहूर था। अच्छा, इसी तरीके से ही इज रोनाल्डो। सर, वर्बल पान एंड रिटन पान होते हैं, हाँ वो होते हैं, लेकिन वो उसकी उसकी डिटेल्स में जाना जरूरी नहीं है। ठीक है, वर्बल पान और बिल्कुल होते हैं। ठीक है, ही इज रोनाल्डो, इसी तरीके से ही इज शुएब अख्तर। तो इस तरीके से आप जो है ना वो एलूजन बना सकते हैं। चॉकलेट इज माई एक्यूलीज हील।
एक्यूलिस हील, एक्यूलिस जो था ना, ये एक ग्रीक वॉरियर था, यूनान का एक बहुत बड़ा एक जंगजू शहजादा था। और उसके बारे में ये मशहूर था कि उसको कोई मार नहीं सकता। लेकिन उसकी कमजोरी ये थी कि उसकी जो हील्स थी वो कमजोर थी। और कहानी में इसी तरह से आता है कि फिर वो मतलब वो ट्रॉय की जंग हुई, वहां पे वो जब वो गया तो वहां पे प्रिंस पेरिस जो था उसने उसकी हील के ऊपर जो है वो एक तीर मारा था, और उसी एक तीर से वो मर गया था। हील, हील के ऊपर तो एक्यूलिस हील कहा जाता है कमजोरी को। चॉकलेट इज माय एक्यूलिस हील। यार ये जो तुम लोग आपस में बातें कर रहे हो ना, मैं तुम लोग को क्लास से निकाल दूंगा। मुस्तफ़ा और ये मुस्कान, मैं बिल्कुल आप लोगों को क्लास से बेटा निकाल दूंगा। ठीक है, तो फोकस ऑन द क्लास। फिर बाद में आप लोग रोते हैं कि जी हमें हमारा सवाल गलत हो गया। वो अब फिर आगे बच्चे कह रहे थे, सर जी मेरा एक एमसीक्यू गलत हो गया, अब मैं क्या करूं। ओ, फिर आप लोग इस तरह से रो रहे होते हो। ठीक है। हाँ, ये हील जो है, हील के स्पेलिंग आप देख लें, ये वाला हील होता है ना, ये यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक हुई है। ठीक है, एक्यूलीस हील। अच्छा, यूफेमिज्म। अब यूफेमिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूफेमिज्म में क्या होता है? अ पोलाइट और माइल्ड वर्ड और एक्सप्रेशन यूज टू रिप्लेस अ मोर डायरेक्ट और हार्श वन। ठीक है, वो जो उर्दू में नहीं हम लोग करते, बजाय इसके ये कहने के वो मर गया, हम कहते हैं ही पास्ड अवे। ठीक है, ही मेट द हेवंस, ही वेंट टू हेवंस। वो अल्लाह को, बजाय इसके कि हम ये कहने के वो मर गया, हम कहते हैं वो अल्लाह को प्यारा हो गया। ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से बजाय ये कहने के कि ही इज डम, हम कहते हैं ही इज स्लो लर्नर। तो सच काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स आर बेसिकली कॉल्ड द एग्जाम्पल्स ऑफ यूफेमिज्म, यानी अच्छे अल्फाज का चुनाव करना। ही इज बिटवीन जॉब्स, शी इज बिटवीन जॉब्स मीन्स शी इज अनएम्प्लॉयड। बिटवीन जॉब्स का मतलब ये है कि एक जॉब ये, दूसरी जॉब ये। अब ये जॉब उसने छोड़ दी है और अगली जॉब उसको मिलने वाली है, तो इन बिटवीन है। तो इन बिटवीन का मतलब ये है कि उसके पास जॉब नहीं है, लेकिन बजाय ये कहने के कि शी इज अनएम्प्लॉयड, हम कहते हैं कि शी इज बिटवीन टू जॉब्स। शी इज एक्सपेक्टिंग इंस्टेड ऑफ सेइंग शी इज प्रेग्नेंट। ठीक है। जैसे हम लोग वो हमारे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में जो बीवी बच्चे हैं उनके लिए, जी मेरे बच्चे, बच्चे भी मेरे साथ हैं। जो बेगम होती है 40 साल की, 50 साल की, उसको भी वो शौहर कह रहा होता है यार मेरे बच्चे साथ हैं मेरे। तो वो बच्चे का वर्ड जो है वो बेगम के लिए यूज करना या फैमिली के लिए यूज करना, तो ये यूफेमिज्म होता है, हम यूफेमाइज करते हैं। ठीक है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो उनको यूफेमिज्म नहीं पता होता, वो बिल्कुल डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं। उनको कख नहीं पता होता कि यूफेमिज्म क्या चीज़ है। ठीक है। अभी मैं आज ससी को पिक करने गया ना स्कूल से, तो वो अभी वो चूंकि शी इज 4 years ओल्ड, तो अभी उसकी वो चल रही है, वो जो पॉटी ट्रेनिंग होती है। तो द मोमेंट शी सॉ मी, तो शी येल्ड, शी स्क्रीम, डैडी आई डिड पू पू टुडे। तो वो बच्चे होते हैं ना, उनको बिल्कुल यूफेमिज्म का पता नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल उनको यूफेमिज्म। ठीक है, और वो सारे मतलब गार्ड्स और वो सारे हंस रहे हैं ना। तो लेकिन यूफेमिज्म में क्या होता है, हम कभी भी मतलब अब जब बड़े हो जाते हैं तो हम ये तो नहीं कहते ना कि टीचर को कि सर मैं सुसु कर रहा हूँ, हम कहते हैं सर मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो टू वॉशरूम। तब ये क्या है? दैट इज अ यूफेमिज्म। मे आई यूज द रेस्ट रूम, तो ये यूफेमिज्म है कि डायरेक्ट सिंपल प्लेन जो वर्ड्स होते हैं वो इस्तेमाल करने की बजाय उसकी जगह पर हम लोग हम जो है वो यूफेमिज्म को आप किनाया कहना चाहें तो कह सकते हैं। अगर आप किनाया कहना चाहते हैं तो आप कह दें। बट आई वुड रिकमेंड एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इंग्लिश के जो सनाए बदाए हैं या इंग्लिश की जो फिगर्स ऑफ स्पीच है उनको इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से ही समझने की कोशिश करें, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बताऊं तो उर्दू के अंदर पर्सोनिफिकेशन नहीं होती। उर्दू के अंदर पर्सोनिफिकेशन जो है वो एज अ सनत है ही नहीं। तो इसलिए कुछ चीजें हैं जो वहां पर होंगी यहाँ नहीं होंगी, यहाँ होंगी वहां नहीं होंगी। तो इसलिए अब मुजाजे मुरसल है जिस तरह, तो वहां पे आपके पास मुजाजे मुरसल की 24 सूरतें हैं, यहाँ पे मुजाजे मुरसल की हर सूरत के लिए एक अलग फिगर ऑफ स्पीच है। तो इसलिए उर्दू के साथ हर चीज को रिलेट मत करें, वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जी जी शुमेसा, जी शुमेसा बेटा। जी सर, मुझे आपसे पूछना था कि
हमारे पास पेपर में इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मतलब हमें पेपर में किस तरह इसके इन सब के बारे में पूछा जाएगा? पेपर में बेटा आपसे एक तो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, और ठीक दूसरा है। ये है कि जब आपको पोइट्री वाला क्वेश्चन आता है और उसमें आपको कहा जाता है कि इसमें से पोइटिक डिवाइसेस ढूंढें, तो तब आपको पोइटिक सही। डिवाइसेस पता होगा तो वहां से आप ढूंढ सकेंगे ना। टेंस है ठीक। सर। खाली आप जो है वो चार बच्चे बच्चे क्या कर रहे होते हैं, बच्चे सिर्फ चार पोइटिक डिवाइसेस के ऊपर गुजारा कर रहे होते हैं। वो चारों कौन कौन सी हैं? सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन एंड एलिट्रेशन। बस। वो कहते हैं यार ये चारों आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर अल्लाह दे हवाले। जी। आपको बाकी पता होना चाहिए, बिकॉज लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू फाइंड आउट यूफेमिज्म, इफ यू फाइंड आउट एनाफोरा, एलुजन, तो द टीचर विल बी इम्प्रेस्ड। उसको लगेगा कि यार ये वो सिर्फ वो चार चार फिगरेटिव डिवाइसेस पे जिंदगी गुजारने वाला शख्स नहीं है, बल्कि इसको फिगरेटिव डिवाइसेस आती हैं और इसको पोएट्री का एनालिसिस करना आता है। ठीक ठीक है है। सर, थैंक हाँ। मैं यू। जब रेगुलर क्लासेस के अंदर पोएट्री पढ़ा रहा होता हूँ तो बाज दफा ये होता है कि एक एक लाइन में एक एक घंटे में एक एक लाइन पढ़ाता हूँ। मुझे याद है कि हमने जब अभी सेकंड ईयर का जब सेशन हमारा स्टार्ट हुआ था, तो सेकंड ईयर की फर्स्ट पोएम है सॉलिटरी रीपर। तो सॉलिटरी रीपर का जो बिहोल्ड हर के ऊपर मैंने पूरा 60 मिनट का लेक्चर दिया था। सिर्फ बिहोल्ड हर, मतलब एक एक टू वर्ड्स को मैंने 60 मिनट्स के अंदर एक्सप्लेन किया था। उससे ये होता है कि उससे बच्चे के अंदर ना बच्चे के अंदर चीज़ों की मेच्योरिटी आती है। आप फिर चीज़ों को मेच्योरली देखते हैं, और जब आप चीज़ों को मेच्योरली देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो जनरल आउटलुक टुवर्ड्स लर्निंग है वो आपका इंप्रूव होता है। अच्छा। उसके बाद एंटीथीसिस, एंटीथीसिस को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ था। द जक्स्टापोजिशन, जक्स्टापोजिशन का मतलब होता है दो चीजों को आमने सामने रखना। द जक्स्टापोजिशन ऑफ कंट्रास्टिंग आइडियाज इन अ बैलेंस्ड स्ट्रक्चर। जैसे इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, तो इसमें बेस्ट और वर्स्ट। गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ, तो इसमें लिबर्टी और डेथ। तो एर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, तो इसमें ह्यूमन और डिवाइन भी एंटीथीसिस है, और एर का मतलब होता है गलती करना। तो एर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, तो एर और फॉरगिव। एक बैलेंस स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो आप क्या करते हैं, आप दो मुख्तलिफ चीज़ों को जब बयान करते हैं, जैसे यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो अब ये क्या है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीथीसिस। देन वी हैव क्लाइमैक्स। अब एक तो कहानी के अंदर क्लाइमैक्स होता है, जो कहानी के अंदर जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टेंशन होता है उसको क्लाइमैक्स कहा जाता है। बाकी क्लाइमैक्स पोइट्री के अंदर क्या होता है कि द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, यानी कि लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे सबसे जो कम अहम है उसको बताएं, फिर उससे अहम बताएं, फिर उससे अहम बताएं, यानी कि बात को सस्पेंस की तरफ लेके जाना। जैसे ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड, वो आया, उसने देखा, उसने फतह कर दिया। जूलियस सीजर के बारे में ये लाइन बोली जाती है। तो केम, फिर सॉ में उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है, और कॉन्कर्ड कर लेना। आई लॉस्ट माई कीज, माई फोन एंड देन माई जॉब। तो कीज सबसे कम अहम है इस कॉन्टेक्स्ट में, फिर फोन उससे भी ज्यादा अहम है, जॉब उससे भी ज्यादा अहम है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में जब आप चीजों को बयान करते हैं तो देन इट बिकम्स क्लाइमैक्स। जैसे फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग ही बिकेम अ किंग, देन एन एम्परर। अब किंग एक रियासत का बादशाह होता है, एम्परर जो है उसके पास कई रियासतें होती हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप चीजों को बताते हैं तो देन इट बिकम्स क्लाइमैक्स। अच्छा। देन वी हैव एनाफोरा। अब एनाफोरा में क्या होता है, एनाफोरा जो है ये एलिट्रेशन की ही एक एडवांस फॉर्म है। जब आप पोएम के स्टार्टिंग इंटरवल्स के ऊपर, वो जो इफ पोएम थी ना सेकेंड ईयर के अंदर, कि ये वर्ड यहाँ पे आ रहा है, अगली लाइन के शुरू में भी यही वर्ड आ रहा है, अगली लाइन के शुरू में भी यही वर्ड आ रहा है, मतलब तो जब एक ही वर्ड सक्सेसिवली रिपीट होता है तो देन इट बिकम्स एनाफोरा। विनी विदी विकी, यस, ये है विनी विदी विकी। ये लैटिन है, मतलब आई केम, आई सॉ एंड आई कॉन्कर्ड। यस। ठीक है। विनी विदी विकी। ओके। ऑल राइट। सो एनाफोरा में जैसे आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम जो है वो हर मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर की स्पीच है, और उसके हर पैराग्राफ के स्टार्ट में ये लाइन रिपीट होती है। अच्छा। विंस्टन चर्चिल की स्पीच है, वी शैल फाइट ऑन द बीचेस, वी शैल फाइट ऑन द लैंडिंग ग्राउंड्स, वी शैल फाइट एवरीवेयर। तब इसमें वी शैल फाइट जो है वो रिपीट हो रही है।
इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम, तो इट वाज का स्ट्रक्चर जो है वो रिपीट हो रहा है। तो जब इस तरीके की रेपिटेशन होती है तो इसको हम लोग एनाफोरा बोलते हैं, एनाफोरा। सर शुरू की लाइंस में, जी बेटा। सिर्फ स्टार्टिंग लाइंस में सर जब रिपीटिशन हो? यस, ये मतलब कि जब भी एक नया स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है तो हर नए स्ट्रक्चर के स्टार्ट पे सेम चीज जो है वो रिपीट हो रही हो, ठीक है, तो देन इट बिकम्स एनाफोरा। ओके सर। हाँ, जैसे वो नहीं थी, फैज की नज्म थी, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, तो वो एनाफोरा, एनाफोरा की एग्जांपल है। इसी तरीके से सेकंड ईयर के उर्दू के अंदर वो है, हमेशा देर कर देता हूं मैं, कोई भी बात करनी हो, कोई वादा निभाना हो, तो मतलब हर नए स्ट्रक्चर पे सेम लाइन जब रिपीट होती है तो देन इट एट द बिगिनिंग। कैटाफोरा जो है, कैटाफोरा आप उसको अगर चाहते हैं तो मैं मेंशन कर देता हूँ, मैं समझा देता हूँ कि कैटाफोरा क्या होता है। वैसे कैटाफोरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैटाफोरा में ये होता है कि मतलब वो जब एक वर्ड जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन है, इस लाइन के एंड पे ये वर्ड आया, उसी वर्ड से फिर अगली लाइन स्टार्ट हुई, तो देन इट बिकम्स अ कैटाफोरा, ठीक है। सर आपके लेक्चर था यूट्यूब पर फिगर ऑफ स्पीच का, तो आपने उसमें इनको याद करवाने की ट्रिक बताई थी, शैम्पो। एग्जैक्ट याद नहीं तो आप बता सकते हैं। हाँ, वो शैम्पू जो थी ना, वो शैम्पू बेसिकली क्या है कि उसके अंदर आते हैं ये 3 4 5 6 7 8, मतलब सिमिली है, हाइपरबल है, एलिट्रेशन है, मेटाफोर है, पर्सोनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरॉन है, ठीक है। और इसी तरीके से वो मैंने बनाई थी एक, वो तो बिल्कुल ओनोमेटोपोइया। ऑनोमाटोपोया है। तो वो तो बिल्कुल बेसिक है ना बेटा, अभी तो मैं आपको एडवांस पढ़ा रहा हूँ उससे, उसमें तो सिर्फ 7 8 आती हैं, अभी मैं आपको 26 पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद है जी साइनेक्डोचे एंड मेटोनमी। ये इसको आज मुकम्मल करके ख़त्म करेंगे, मुकम्मल करके फिर आपकी जान छोड़ूंगा मैं। तवज्जो से ज़रा बैठे, बस थोड़े से रह गए, इतने 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 नहीं रह गए, थोड़े से रह गए। अच्छा, अब साइनेक्डोचे में क्या होता है, अब ये वो जो मुजाजे मुरसल वाली बात है, अ पार्ट ऑफ समथिंग रेप्रेजेंट्स द होल और द होल रेप्रेजेंट्स अ पार्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल गेट ऑफ योर फेस फ्रॉम हेयर, तो हेयर फेस जो है, फेस का वर्ड कह के वी मीन द होल बॉडी। ऑल हैंड्स ऑन द डेक, तो हैंड से मुराद क्या है, पीपल। लेट्स डू द हेड काउंटिंग, तो हेड काउंटिंग में सिर्फ सर नहीं गिन रहे होते, बल्कि हेड का वर्ड इस्तेमाल करके हम लोग बंदे गिन रहे होते हैं। ये सर ये साइनेक्टोची मुझे होता है। हाँ, ये मुजाजे मुरसल आप इसको कह सकते हैं, इट इज सिमिलर टू मुजाजे मुरसल। अच्छा, उसके बाद मेटोनमी। अब मेटोनमी में क्या होता है, मेटोनमी बेसिकली होती है कि जिसमें आप एक चीज, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन थिंग विद समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड विद इट, कि एक एक किसी भी चीज का डायरेक्ट जिक्र करने की बजाय उससे क्लोजली एसोसिएटेड किसी सिंबल का जिक्र करते हैं, ठीक है, उससे क्लोजली एसोसिएटेड जो है वो किसी सिंबल का जिक्र करते हैं, तो देन इट बिकम्स अ मेटोनिमी। जैसे द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, तो पेन जो है इट इज अ सिंबल ऑफ राइटिंग, स्वॉर्ड जो है दैट इज अ सिंबल ऑफ मिलिट्री फोर्स। हॉलीवुड इज नोन फॉर द ग्लैमर, तो हॉलीवुड जो है, हॉलीवुड हालांकि एक प्लेस का नाम है, तो हॉलीवुड जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए यूज करना। द क्राउन विल फाइंड एन एयर, तो क्राउन जो है दैट इज यूज फॉर मॉनर्की यानी कि बादशाह। लर्न फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, तो क्रेडल टू ग्रेव जो है ये क्या है, ये मेटोनमी है। नहीं अहमद, सिंबलिज्म एक अलग चीज होती है। सिंबलिज्म से मुराद ये है कि जब कोई भी चीज, किसी भी चीज की जब आप कोई सिंबॉलिक, जैसे डेथ, आइस है, आइस को एज अ सिंबल ऑफ डेथ आप बता सकते हैं। सिंबलिज्म जो होता है ना वो बेसिकली इंटरप्रिटेशन में आप उसको फाइंड आउट करते हैं, सिंबलिज्म कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं होती, ठीक है। सिंबलिज्म जो है ना वो बेस कर रहा होता है रीडर की इंटरप्रिटेशन के ऊपर। मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे डेथ इस चीज को सिंबलाइज कर रही है, या आइस यहाँ पे इस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, फॉरेस्ट इस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, ये कलर इस चीज को सिंबलाइज कर रहा है। तो सिंबलिज्म हमेशा रिलेटिव होता है। क्या क्या समझ नहीं आई इकान, मेटोनमी समझ नहीं आई?
हाँ बिल्कुल ऐसे ही जैसे देखो रेड है ना, रेड जो है अगर आप अमेरिका में बात करते हैं तो अमेरिका में रेड जो है वो रिपब्लिकन्स को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड उसी अमेरिका के अंदर रेड जो है वो मतलब इसको कम्युनिज्म को और उसको भी मार्क्सिज्म को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि जो सिंबलिज्म होता है ना वो रिलेटिव होता है। एट अ टाइम रेड जो है वो यूनिटी को भी शो करता है, ठीक है, मतलब जैसे ब्लड रिलेटिव्स। और एट अ टाइम जो है वो डेंजर को भी शो करता है। तो इसलिए सिंबलिज्म जो है वो उसको हम लोग फिगर ऑफ स्पीच नहीं कह सकते, वो इंटरप्रिटेशन के ऊपर बेस करता होता है। अच्छा मेटोनमी समझ नहीं आई आपको? मेटोनमी में बेटा ये होता है कि कोई भी चीज, जैसे हम कहते हैं ना कि लर्न फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, तो क्रेडल जो है दैट इज अ सिंबल फॉर चाइल्डहुड, ग्रेव जो है दैट इज अ सिंबल फॉर ओल्ड एज। कि किसी भी एक्सप्रेशन को उससे मिलते जुलते या उससे क्लोजली एसोसिएटेड किसी दूसरे एक्सप्रेशन के साथ जब आप उसको एक्सप्रेस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड मेटोनमी। अच्छा देन वी हैव एजोनेंस। अब यहाँ पे एजोनेंस एंड कॉन्सोनेंस। अब होता क्या है कि जो एलिट्रेशन होती है उसमें ये जरूरी होता है कि वर्ड के बिगिनिंग में हो। जैसे ये वर्ड है तो इसके बिगिनिंग में आ रहा हो, ये वर्ड है तो इसके बिगिनिंग में आ रहा हो। जबकि एजोनेंस एंड कॉन्सोनेंस जो है, एजोनेंस होती है रेपिटेशन ऑफ वॉवल्स और कॉन्सोनेंस होती है रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। जबकि ये स्टार्ट में नहीं होती, ये दरमियान में कहीं होती है। जैसे द रेन इन स्पेन, तो अब इसमें ए साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, ए। द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली ऑन द प्लेन, तो इसमें ए की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। रेन में ए आ रही है, स्पेन में ए, स्टेज में ए, मेनली में ए, प्लेन में ए। तो दैट काइंड ऑफ रेपिटेशन इज कॉल्ड एजोनेंस। द क्रेज टू चेज द प्रिजनर्स, तो अब इसमें भी ए साउंड रिपीट हो रही है, क्रेज चेज, ठीक है। ट्राई टू लाइट द फायर, तो अब इसमें आई, लाइट में आई और फायर में आई, तो आई साउंड रिपीट हो रही है, तो दैट इज एसोनेंस। अब कॉन्सोनेंस में भी क्या होता है कि कॉन्सोनेंस में यहाँ पे देखें ना, लंपी बम्पी रोड, तो इसमें एम और पी की साउंड रिपीट हो रही है। द पिटर पैटर ऑफ द रेन, तो इसमें ट की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। तो ये जो ट की रेपिटेशन है ये कॉन्सोनेंस है, और ये जो पा की रेपिटेशन है ये एलिट्रेशन है। आई होप कि अब आपको एलिट्रेशन और एजोनेंस एंड कॉन्सोनेंस का डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा। ऑल राइट। Yes, sir. ओके, आगे आसान है। पैराडॉक्स में क्या होता है? अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बट रिवील्स अ डीपर ट्रूथ। मतलब एक ऐसी बात जो बड़ी अब्सर्ड सी लगे, बड़ी एम्बिगुअस सी लगे, लेकिन उसके अंदर एक बहुत गहरी बात छुपी भी हो। बज़ाहिर वो उस चीज की कोई समझ ही ना आ रही हो, बज़ाहिर वो अब्सर्ड हो, एक मीनिंगलेस सा सेंटेंस लग रहा हो आपको, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो। जैसे चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। अब आप कहते हैं यार ये क्या बात हुई कि चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, वो फादर तो बड़ा होता है, तो चाइल्ड मैन का फादर कैसे बन गया? लेकिन जब आप इस पे सोचते हैं तो आपको समझ आती है कि यार बच्चा ही तो होता है जिससे फिर आगे नस्ल चलती है। बच्चे ही ना हो तो फिर वो बड़े जितने मर्जी बड़े हों तो वो क्या करेंगे? आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग, सोक्रेटिस ने कहा था, सुकरात ने। मुझे सिर्फ ये पता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। तो अब इसमें ये बात अब्सर्ड सी बात लगती है, अब्सर्ड मतलब कंफ्यूजिंग सी। हाँ, एक एहसान करना कि मेरे ऊपर कोई एहसान ना करना। लेस इज मोर, थोड़ा ज्यादा है। जैसे हम कहते हैं कि फॉर सम लेस इज मोर एंड फॉर सम मोर इज लेस। अच्छा इसी तरीके से जैसे यू कैन सेव बाय स्पेंडिंग, तो बंदा कहता है यार मैं स्पेंड करके कैसे बचा सेव कर सकता हूँ। लेकिन जब आप इस पर गौर करते हैं तो आपको समझ आती है कि यार जो बंदा जो जो चीजें आप अपने ऊपर लगा लेते हैं, जो पैसे, वो सेव ही तो हो जाते हैं। जो आपने खर्च नहीं किया हो सकता है कि आप आपके खर्च करने से पहले ही आप मर जाएं या चोरी हो जाएं, जाया हो जाएं। यू कैन सेव बाय स्पेंडिंग। तो ये इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं ना, जो बड़ी एक विटी सी होती हैं, बड़ी फिलोसॉफिकल सी होती हैं, उनको पैराडॉक्सेस कहा जाता है। उसके बाद है अपोस्ट्रफी। अब अपोस्ट्रफी में क्या होता है?
when the speaker addresses an absent person, an abstract idea or an object. ठीक है, यानी कि एक ऐसी चीज से मुखातिब होना जो आपके सामने मौजूद नहीं है, या किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से, यानी कि जैसे अगर आप कहते हैं कि ओ लव वेयर वेयर आर यू, वो एक सॉन्ग है ना, वो सिंपल थिंग्स, या किसी चीज से मुखातिब होना। अक्सर वो शायर जो है ना वो अपॉस्ट्रफीज इस्तेमाल करते हैं, जैसे ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। मतलब मुखातिब होना एक ऐसी चीज से जो आपके सामने मौजूद नहीं है, या जो आपको जवाब नहीं दे सकती, किसी चीज से मुखातिब होना। ठीक है, तो देन इट बिकम्स एन अपॉस्ट्रफी। देन वी हैव लिटोटस। अब लिटोटस जो है ये बेसिकली ऑपोजिट होता है हाइपरबल का। हाइपरबल में आप क्या करते हैं, आप एग्जैजरेशन करते हैं, आप चीज़ों को एग्जैजरेट करते हैं। और लिटोटस जो है, इसको उर्दू में इसको कसर नफसी कहा जाता है, किसी चीज़ को उसकी हैसियत से घटाकर पेश करना। जैसे इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ही इज गुड एट बास्केटबॉल, जब आप कहते हैं कि ही इज नॉट बैड एट बास्केटबॉल। सर अगर किसी पोएम में फादर टू सन रिलेशनशिप हो तो ये अपॉस्ट्रफी हो गई, फादर की नो। अब इसमें देखो ना कि when somebody addresses to an absent person, फिर वो अपॉस्ट्रफी बनता है। एक बाप अपने बेटे से बात कर रहा है तो वो अपॉस्ट्रफी कैसे बन जाएगा? हाँ, अगर एक बाप जो है उसका बेटा मर गया है, या एक बेटा है उसका बाप मर गया है, और अब वो बैठ के उसको याद कर रहा है और उसको इस तरीके से याद कर रहा है कि गोया वो उससे बात कर रहा हो, तो फिर वो अपॉस्ट्रफी बनेगा। एक्सक्यूज मी सर। नसीबा, सर इक्विपमेंट वाले पोएम में जो पोइट कहते हैं कि फिगर इट आउट फॉर योरसेल्फ माय लैड, तो सर यहाँ पे माय लैड अपॉस्ट्रोफी होगी? नहीं, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ओके। वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो पोएम का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग में ये होता है कि आप मतलब ऐसे दिखाते हैं कि जैसे एक बंदा है वो दूसरे बंदे से मुखातिब हो रहा है, लेकिन दूसरा बंदा, आपको पता नहीं होता कि दूसरा बंदा वहां मौजूद है या नहीं, और वो कोई जवाब भी नहीं दे रहा होता आगे से। ओके तो सर। वो जो है ना, फिगर इट आउट फॉर योरसेल्फ माय लैड, ये मेरे ख्याल में इक्विपमेंट की बिगिनिंग की लाइंस हैं। इस सर इक्विपमेंट किया। हाँ, इक्विपमेंट की हैं ये बेटा, ये वो है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। सर सिनेक्टिक भी हो सकता है ना, क्योंकि माय लैड एक चीज जो है सारों को शो कर रहा है, पूरी यंग जनरेशन को। नहीं, वो साइनेक्डॉची आप नहीं कह सकते। एक जो यंग बच्चा है वो, देखो यंग यंग बच्चा जो है वो जनरेशन का पार्ट तो नहीं है ना। ओके सर। ठीक है, समझ आ रही है ना? हाँ, जब वो सर उसमें कहता है, जब उसमें वो कहता है कि यू हैव आईज, तो आईज के थ्रू वो ही इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द इंटायरिटी ऑफ विजन। तो उसको आप कह सकते हैं कि वो साइनेक्डॉची हो सकता है मे बी। ओके सर। जो देखो इंटरप्रिटेशन, आप इंटरप्रिटेशन में आप कहोगे लैड से मुराद जो है वो जो है ना वो पिशावर के गली नंबर 4 के जो बच्चे हैं उनसे बात कर रहे हैं, तो वो आपकी इंटरप्रिटेशन है ना। ओके सर। ठीक है, या आप कहें यस कि सर। लैड, वो लैड उसकी फुफ्फी के बेटे का नाम था, उससे वो बात कर रहा था, तो वो तो आपकी इंटरप्रिटेशन है। फिगरेटिव डिवाइसेस होती हैं जो एविडेंटली मौजूद होती हैं, और उनका एक स्ट्रक्चर या उनका एक उनकी एक यूजेज जो है वो एविडेंटली मौजूद होती है। ओके सर। सर फर्स्ट ईयर की पोएम है जिसमें एक फ्रेंड ने अपने डाइट फ्रेंड के लिए लिखी है, तो उसमें अपॉस्ट्रफी होगा नहीं। उसमें भी देखो वो सिंबॉलिकली जब उसमें वो कह रहा होता है कि वो जी जहाज चले गए हैं। ठीक है, ये मेरे ख्याल में रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउनी की है। ठीक है, वो जो द सेलर वाली जो थी, तो उसमें अपॉस्ट्रफी तो नहीं है, वो उससे क्योंकि उससे मुखातिब नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन वो जो होता है कि जिसमें वो कह रही होती है, वो जो वो जी नहीं थी पोएम जिसमें वो नशे वाली जो पोएम है, जिसमें वो मेरे पास आई और उसने मुझे ये कहा वो कहा, जिसमें वो एडिक्शन जो है उसको, तो वो अपॉस्ट्रफी आप उसको कह सकते हैं, उसके अंदर अपॉस्ट्रफी मौजूद है। अच्छा, उसके बाद लिटोटस में क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि इंस्टेड ऑफ सेइंग के आई एम जीनियस, आप कहते हैं कि आई एम नॉट अ फूल।
कहते हैं ना इस तरीके से। यार मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं, मतलब बजाय इसके ये कहने के कि मुझे सीरियस लो, हम कहते हैं मुझे मुझे इजी मत लें आप लोग। तो ये इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये लिटोटस होते हैं। शी इज नॉट अनकाइंड, मतलब शी इज काइंड। इट्स नॉट द बेस्ट वेदर टुडे, एक्चुअली यू वांट टू से कि इट्स ऑफुल वेदर। ही इज नॉट बैड एट ही इज नॉट बैड एट बास्केटबॉल, मतलब ही इज गुड एट बास्केटबॉल। तो ये होता है बेसिकली लिटोटस। देन वी हैव द रेट्रिकल क्वेश्चन। रेट्रिकल क्वेश्चन, रिटोरिकल क्वेश्चन आप इसको प्रोनाउंस कर लें, या रेट्रिकल क्वेश्चन इसको प्रोनाउंस कर लें। अ क्वेश्चन आस्क फॉर इफेक्ट वेयर नो आंसर इज एक्सपेक्टेड। यानी ऑथर जो है वो सवाल पूछता है, और उस सवाल को पूछने का मकसद जो है वो जवाब लेना नहीं होता, बल्कि वो सवाल पूछ के उस सवाल के अंदर जो वो चीज पूछ रहा होता है उसकी इंपॉर्टेंस को वो हाईलाइट करना चाह रहा होता है। ठीक है। हु डजंट लव अ गुड मूवी, या इजंट दिस अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट्स नॉट टू लाइक। इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो जो थी सॉलिटरी रीपर में, ठीक है, वो जो विल नो विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। तो अब उसमें वो सवाल पूछता है, तो अब वो सवाल का जवाब नहीं मांग रहा होता आपसे। तो इस तरह से वो इकबाल ने जिस तरह से पूछा है, कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गिरदांव था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा। तो ये इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, इनको हम लोग बोलते होते हैं रेट्रिकल क्वेश्चंस। सवाल ऑथर पूछता है, लेकिन उसका आपसे वो सबसे बड़े सबसे मजे की एग्जांपल, हुज वुड्स आर दीज आई थिंक आई नो, वो जो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। समझ आ रही है ना कि द पोएट आस्क्स अ क्वेश्चन यस विदाउट सर। एन आंसर। अच्छा, देन वी हैव प्लियोनाज्म। अब प्लियोनाज्म क्या होता है? प्लियोनाज्म द यूज ऑफ रिडंडेंट वर्ड्स टू एक्सप्रेस एन आइडिया मोर क्लियरली। इसको हम लोग सनत मुराद और नजीर बोलते हैं उर्दू में। एक ही मतलब कि वो ना, तकरार लफ्जी इसको कहा जाता है। सॉरी, तकरार लफ्जी नहीं, तकरार मानी इसको कहा जाता है। तकरार मानी। फ्री गिफ्ट, भाई गिफ्ट होती वही चीज है जो फ्री में होती है। पास्ट हिस्ट्री, राउंड सर्कल, ठीक है। तो रिडंडेंट वर्ड्स यानी कि एक ऐसे वर्ड्स जो, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ना कि ही इज माय फेवरेट बेस्ट टीचर। तो फेवरेट और बेस्ट में कोई फर्क तो नहीं होता, ठीक है। आई सॉ एन अडोरेबल क्यूट बॉय। अडोरेबल क्यूट, तो मतलब एक जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करना प्लियोनाज्म होता है। फिर पैरेललिज्म। अब पैरेललिज्म में क्या होता है? पैरेललिज्म में सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जब आप यूज करते हैं, यानी कि लाइंस हों और उनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ठीक एक जैसा हो। जैसे आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड, तीनों का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर मैंने आपको ऊपर स्ट्रक्चर्स पढ़ाए हैं ग्रामर में, सेम है। गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच हिम टू फिश। अब इसमें गिव अ मैन अ फिश एंड टीच हिम टू फिश, फिर उसके बाद एंड यू फीड हिम फॉर अ डे एंड यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। कैन वी कंसिडर इट ऑपोजिट टू ऑक्सीमोरॉन प्लियोनाज्म को? नहीं, उसके वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। प्लियोनाज्म जो है ये सिर्फ तकरार मानी होता है, कि मतलब आप ना वो बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, उर्दू में कहते हैं माई डियर, माई बिलवेड, माई स्वीट हार्ट। बच्चों के लिए हम अक्सर इस तरह यूज करते हैं, या जैसे वो होता है कि आ, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मेहरबान। वर्बोसिटी। सर क्या आप फिगर ऑफ स्पीच के पेयर्स, ट्रिपलेट्स बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द यूजेज, लाइक मेटाफोर एंड सिमिली, पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरॉन एंड, आप खुद बना लें। आप खुद बना लें बेटा। तो आप अपने अपने हिसाब से इसके बना लें ना, जैसे जैसे आपको इजी लगता है। अच्छा, क्लाइमेक्स ऊपर मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्लाइमेक्स मैंने आपको बताया था। क्लाइमेक्स में क्या होता है कि आप चीज़ों को लेस इंपॉर्टेंट से हाईएस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ लेकर जाते हैं। उसके बाद होता है एंटी क्लाइमैक्स, अ डिसअपॉइंटिंग एंड टू अ सिचुएशन दैट हैज बीन बिल्डिंग इन इंटेंसिटी। कि आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिर उससे लोएस्ट, फिर उससे लोएस्ट, इस तरीके से आते हैं।
जैसे आफ्टर आवर्स ऑफ सस्पेंस द सोल्यूशन वाज सिंपली टू टर्न ऑफ द लाइट्स। वो नहीं होता उर्दू में, खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो ऐसे सिचुएशन को एंटी क्लाइमेक्स सिचुएशन को बोलते हैं। जैसे द ग्रेट एथलीट लॉस्ट द गेम एंड वेंट होम टू ईट अ सैंडविच। ठीक है, लॉस्ट द गेम एंड वेंट टू ईट अ सैंडविच। ही फॉट वैलेंटली ओनली टू ट्रिप ओवर अ रॉक। समझ आ रही है ना? ये पैरेललिज्म को रिपीट करूं? यार पैरेललिज्म में ये होता है कि एक जैसे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को आप रिपीट करते हैं। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स यानी कि अब ये देखें ना, आई केम में सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसमें भी सेम स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है, इसमें भी सेम स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कि ही वॉज स्लीपिंग, ही वॉज स्लीपिंग, आई वॉज रीडिंग, दे वर वॉचिंग। अब ये पैरेललिज्म है। पैरेलल स्ट्रक्चर यानी कि एक जैसे स्ट्रक्चर्स को रिपीट करना। ही लॉस्ट हिज लाइफ, हिज फैमिली एंड हिज जॉब। एग्जैक्टली, ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी एंटी क्लाइमैक्स। कि लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद फैमिली इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जॉब आती है। ठीक है, तो पैरेललिज्म को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आपको, आपके पास ऑलरेडी, कि एक जैसे स्ट्रक्चर को जब आप ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को रिपीट करते हैं ना, तो देन इट बिकम्स पैरेललिज्म। ओके, सो द लास्ट फिगर ऑफ स्पीच इज इमेजरी। इमेजरी में क्या होता है? क्रिएटिंग अ विविड इमेज थ्रू वर्ड्स दैट अपील टू फाइव सेंसेस। तो विजुअल इमेजरी जो होती है, अब इसकी आगे फाइव टाइप्स है ना, फाइव सेंसेस होती हैं, तो इमेजरी की फाइव टाइप्स हैं। एक मिनट, मैं बच्चों को ना, नाइन्थ के बच्चों को मैं टेस्ट सेंड कर दूं, उसके बाद मैं आपको ये कंप्लीट करवाता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके, अच्छा, इमेजरी में क्या होता है? इमेजरी की फाइव टाइप्स हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फाइव सेंसेस। अब फाइव सेंसेस होती हैं और उसी के अकॉर्डिंगली फिर क्या है हमारे पास, फाइव जो हैं वो टाइप्स हैं। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल विजुअल इमेजरी, जो कि ऐसा ऐसे वर्ड यूज करना कि जिससे आपके जहन में तस्वीर बने, और वो इमेज किस चीज का बने? कि आंखों के जरिए जिस आप किसी चीज को परसीव कर सकें, तो वो विजुअल इमेजरी होती है। अच्छा, इसी तरीके से टेक्टाइल इमेजरी। ठीक है, टेक्टाइल इमेजरी टच के जरिए, जैसे फॉर एग्जांपल फर है, द फरी कैट। तो फर का वर्ड जैसे ही आता है तो वो आप उसको टच के जरिए जो है ना वो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, ऑल फैक्ट्री इमेजरी, स्मेल से रिलेटेड, मतलब एक ऐसा वर्ड यूज करना है कि जो स्मेल को अपील करे। फिर उसके बाद गुस्टेटरी इमेजरी, जो टेस्ट को अपील करे। और ऑडिटरी इमेजरी, जो साउंड को जो है वो अपील करे। जैसे द लीव्स रिमाइंडेड मी ऑफ हनी। अब ये कौन सी इमेजरी है? हम्म, बताएं। olfactory imagery, ऑल सर फैक्ट्री या रिपीट। हनी की? gustatory, विजुअल। गस्टेटरी है ना बेटा। हनी की स्मेल तो नहीं होती, हनी का तो टेस्ट होता है। अच्छा, इसी तरीके से द हाउस स्टूड इन द मिडल ऑफ एन एम्प्टी फील्ड। visual imagery, विजुअल इमेजरी है, विजुअल इमेजरी। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों के लिए रेलेवेंट है। अक्सर आपसे पेपर में पूछा जाता है, आयरनी, सरकाज़म और सटायर में डिफरेंस। सरकाज़म और सटायर। आयरनी तो मैंने आपको बता दी, यहाँ पे मैं क्विकली इसको एक्सप्लेन करता हूँ, और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। जाना किसी ने नहीं है, कोई भी नहीं जाएगा क्लास छोड़ के। अच्छा, अब आयरनी में क्या होता है? एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के दरमियान एक डिस्क्रिपेंसी होती है। और सरकाज़म जो है, ये सरकाज़म बेसिकली, सरकाज़म का पता चलता है टोन से। अ फॉर्म ऑफ वर्बल आयरनी विद अ मॉकिंग टोन। यानी कि मैं अगर कहता हूं कि बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो, और मैं फिर ऐसे चिढ़ाने वाले,
बहुत प्यारे लग रहे हो। तो अब इसमें ना पता चल जाएगा, जैसे हम कहते हैं ना यार, बात तो तुमने ठीक की थी लेकिन तुम्हारा अंदाज नहीं ठीक था। तो सरकाजम जो है ना, इसका पता अंदाज से लगता है, अंदाज से पता चलता है। और इसका पर्पस क्या होता है? जो आयरनी होती है उसका इंटेंट होता है टू हाईलाइट कॉन्ट्रोडिक्शंस और अब्सर्डिटीज। और सरकाजम का जो इंटेंट होता है वो किसी को मॉक करना होता है। और आयरनी जो है, इसके कॉमन यूजेज की बात करें तो इट इज यूज्ड इन डेली स्पीच और राइटिंग टू हाईलाइट द कॉन्ट्रोडिक्शंस। और सरकाजम जो है इट इज यूज्ड टू रिडिक्यूल और क्रिटिसाइज समवन डायरेक्टली। किसी की हितक करने के लिए आप सरकाजम को यूज करते हैं। अब आयरनी की एग्जांपल, जैसे द पुलिस स्टेशन वाज ड्रॉप्ड। और सरकाजम जब आप कहते हैं ओ यू रियली नो हाउ टू मेक अ मैस। ठीक है, मतलब किसी को आप कहते हैं कि हाँ यार तुम बहुत सियाने हो यार। ठीक है, तुम बहुत सियाने हो यार, तुम बहुत समझदार हो। जैसे आप किसी को कहते हैं यार मैंने आज तक तुम्हारे जैसा बंदा नहीं देखा। और आपके चेहरे के एक्सप्रेशन इस तरह से होते हैं कि आप अगले बंदे को इंसल्ट कर रहे होते हैं। तो ये होता है सरकाजम। और सटायर क्या होता है? सटायर बेसिकली ये ना पॉलिटिकल या सोशल सोशल क्रिटिसिज्म होता है। क्रिटिसिज्म ऑफ ह्यूमन वॉइसेस और सोसाइटल फ्लॉज ऑफ्टन विद ह्यूमर। मजाहिया अंदाज में आप मुआशरे के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको आप बेनकाब कर रहे होते हैं। इसकी टोन जो है वो ह्यूमरस होती है, क्रिटिकल होती है, और बाज दफा इसमें आप थोड़ी सी एग्जैजरेशन भी करते हैं। और इसका मकसद क्या होता है? टू प्रोवोक थॉट, क्रिटिक सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। वो इफ्तिखार आरिफ साहब उर्दू के एक शायर है ना, उनका एक बड़ा खूबसूरत शेर है सटायर के ऊपर ना। वो कहते हैं कि रहमत सैयद लौलाक पे कामिल ईमान। रहमत सैयद लौलाक यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमत सैयद लौलाक पे कामिल ईमान, उम्मत सैयद लौलाक से खौफ आता है। मतलब वो कहते हैं कि मुझे अल्लाह ताला के नबी की जो रहमत है उसके ऊपर मेरा मुकम्मल यकीन है, लेकिन मुझे नबी की उम्मत से डर लगता है। मतलब ये देखना, ये सटायर है कि मतलब वो दर हकीकत ये बताना चाहते हैं कि यार हम लोग मतलब कि कैसे हम लोग मुसलमान बन गए। वो इकबाल का जो शेर है, वज़ा में नसारा हो तमद्दुन में हुनूद, तुम ऐसे मुसलमान हो जिस जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तो अब ये सटायर है। ठीक है, लिटरेचर के अंदर मोस्टली यूज किया जाता है, पॉलिटिक्स के अंदर यूज किया जाता है, मीडिया के अंदर जो है वो सटायर को यूज किया जाता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के तौर पर। तो ये जरा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों के लिए रेलेवेंट था। अब हम चलते हैं वर्कशीट की तरफ। क्विकली बेटा इसको सॉल्व करें, आगे सर फिर ये मैंने कौन से सेक्शन में आता है, कौन से सेक्शन में आता है? यार ये आपसे एमसीक्यूज वगैरह में ये चीजें पूछी जाती हैं, एमसीक्यूज वगैरह में आपसे जाती हैं। ठीक है, तो बिकॉज दिस वाज इंपॉर्टेंट तो आई थॉट कि मैं आपको ये भी बता दूं। अब देखो मैं आपको एक चीज यहाँ पर सारे बच्चों को मैं बता दूं जो इस वक्त 28 स्टूडेंट्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता होगी क्योंकि आप लोग मेजोरिटी आपकी क्लास में नए स्टूडेंट्स हैं। अ, आप जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़ के जा चुके हैं, आप उनसे जाके पूछें। तो आई एम कंसिडर्ड वन ऑफ दोज टीचर्स के जो बहुत ज़्यादा सिलेबस को थोड़े वक्त के अंदर पढ़ाने की मास्टरी रखते हैं। मतलब मैं 3-3 घंटे के अंदर पूरा सिलेबस कवर करवाता हूँ। मैं आपको ये जो टॉपिक है, मैं ये आपको 15 मिनट के अंदर भी सारी पढ़ा सकता था। 15 मिनट्स के अंदर आई कुड हैव टॉट यू दीज 26 फिगर्स ऑफ स्पीच। 15 मिनट के अंदर आई हैव दैट स्किल, आई हैव दैट मास्टरी कि जिसमें आपको मैं 15 मिनट के अंदर ये पढ़ा देता। बट इफ आई एम सिटिंग विद यू, ठीक है, लाइक आधा घंटा ऊपर गुजर चुके हैं एंड आई जस्ट डोंट केयर कि आधा घंटा ऊपर गुजर चुके हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा इस चीज को समझ लिया करें कि यार एक बंदा हमारे लिए बैठा हुआ है, उसका अपना इस जाती तौर पर इसमें कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग भी जो है वो फिर तवज्जो के साथ इधर जाना है उधर जाना है ये करना है वो करना है, तो इस तरह ना करें प्लीज। क्लास को प्रॉपर तरीके से अटेंड करके जाएं। यस सर। ठीक है, तो इन चीजों को बेटा प्लीज अंडरस्टैंड किया करें। क्रैश कोर्सेज में करवाता हूँ आधे घंटे के अंदर पूरा सिलेबस कवर करवा देता हूँ। 20 मिनट के अंदर जो है वो मैं आपको ये पढ़ा सकता था सारा कुछ 15 मिनट के अंदर। लेकिन अगर मैं इतनी डिटेल में जा रहा हूँ तो उसकी उसकी वजह क्या है? मेरा इसमें कोई फायदा हो रहा है? ऑब्वियसली आप लोगों का फायदा हो रहा है ना, ताकि आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। सर उल्टा टाइम पे आप क्लास नमाज ह्यूमन का टाइम होता ह्यूमन वॉइसेस ह्यूमन वॉइसेस वॉइसेस कहा जाता होता है। देखो वॉइस बोलते हैं बुराई को, ह्यूमन वॉइसेस यानी कि इंसानी जो जो मनफी रवैये होते हैं।
मनफी रवैये। अच्छा, द सन स्माइल डाउन ऑन द विलेज, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इसमें? personification, पर्सोनिफिकेशन। ओके, शी इज द एप्पल ऑफ माई आई, metaphor, मेटाफोर। ही हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन, metaphor, हाइपरबल। हाइपरबल है, सर एग्जैजरेशन हो रही है। metaphor क्यों है? पत्थर का दिल होता है? नहीं। नहीं होता ना, एग्जैजरेट हो रहा है ना यहाँ पे। बट दिल ओके उसके सर। पास है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसको किसी और चीज के, अगर आप उसको किसी और चीज के साथ कंपेयर नहीं किया जा रहा, उसके दिल को पत्थर का दिल कहा जा रहा है। ठीक है। यस सर। द विंड वॉज एज जेंटल, द विंड वॉज अ जेंटल विस्पर इन द ट्री। personification, Personification। नहीं, द विंड वॉज अ जेंटल विस्पर। ऐसा नहीं है कि द विंड विस्पर्ड। हवा को एक जेंटल विस्पर के साथ डायरेक्टली कंपेयर किया जा रहा है। व्हाट इज दैट? metaphor, metaphor, यस, इट इज अ मेटाफर। अच्छा, हर वॉइस वॉज म्यूजिक टू माई ईयर, metaphor, मेटाफोर है। द क्लासरूम वॉज एज क्वाइट एज अ माउस, simile, simile, टाइम इज अ थीफ, a personification, metaphor, मेटाफर। मेटाफर। आई हैव टोल्ड यू 1,000 times, hyperbole, hyperbole, द होमवर्क वॉज अ पीस ऑफ केक, metaphor, मेटाफर। metaphor, मेटाफर। द मून वॉज अ सिल्वर कॉइन इन द स्काई, metaphor, metaphor, मेटाफर भी है और मेटाफर के साथ साथ इमेजरी भी है इसके अंदर। ठीक है, मेटाफर भी है और इसके अंदर इमेजरी भी है। अच्छा, द विंड हाउल्ड थ्रू द नाइट, personification, personification, the world is a stage and we all are actors, metaphor, metaphor, good। अच्छा, the he was as busy as a bee during the meeting, simile, simile, the star danced in the night sky, personification, as bright as a button, simile, the river of life flows swiftly, metaphor, metaphor, बिल्कुल। जो यहाँ पे रिवर किसको कहा जा रहा है? डेज को, जिंदगी के जो दिन होते हैं उनके गुजरने को दरिया कहा जा रहा है। तो ये क्या है? ये मेटाफोर है। और ये आप इसको कह सकते हैं कि ये इम्प्लाइड मेटाफोर की एग्जांपल है। अच्छा, हिज एक्सप्लेनेशन वाज एज क्लियर एज अ मड, Simile. अब ये वो चीज थी जहां पे आपने गलती की है। क्या मड क्लियर होता है? no sir, मड के अंदर oxymoron, नो, आयरनी। आयरनी है ये, दिस इज आयरनी, आयरनी है ये। ठीक है, yes, sir. आयरनी है। ओके, द साइलेंस इन द रूम वाज डेफनिंग, metaphor, द साइलेंस इन द रूम वाज, metaphor, साइलेंस को डेफनिंग कहा जा रहा है। personification, pleonasm, Personification है या ऑक्सीमोरॉन है? personification, ऑक्सीमोरॉन है ना सर बच्चे। ऑक्सीमोरॉन में तो Oxymoron. दो वर्ड साइड बाय साइड एक साथ होते हैं ना? तो सर, मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों वर्ड एक ही चीज के लिए हैं। मैंने साइड बाय साइड का जिक्र ही नहीं किया था। इफ आई कैन गो बैक एंड आई कैन शो यू दैट प्लेस। मैंने बेटा कहा था कि दोनों वर्ड्स जो हैं वो एक चीज के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। रिमेंबर? ओके सर, यस आया ना? यस सर, ओके थैंक यू। हाँ, एक चीज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और आगे चलते हैं। द बुक वॉज अ जर्नी इन टू अनदर वर्ल्ड। बुक को metaphor, जर्नी, मेटाफोर है। अच्छा, ही हैज अ मिलियन थिंग्स टू डू बिफोर टुमारो। hyperbole, All right. So we have come to the ending of today's class. अभी मैं आपके साथ ये वर्कशीट शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। और इसके अंदर यू हैव 100 MCQs इंटीग्रेटेड डिवाइसेस से रिलेटेड, 100 MCQs। आप इसको अटेम्प्ट करिए और इंजॉय करें। अब ये बिल्कुल आपके ऊपर है। जो बच्चा कंसर्न होगा अपनी स्टडीज को लेके, जिसको वाकई पढ़ने का शौक होगा, ये उसके लिए। ठीक है। सो दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
आप करते हैं सर ये करें, नहीं करके आपको सेंड करना। नहीं ये मुझे ना सेंड करें, ये सिर्फ ये दिस इज यू कैन से कि दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम इंग्लिश कीज अकेडमी। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर लें, आप इसको देख लें, आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। करेंगे क्या चीज? एलिमेंट ऑफ स्टोरी। नहीं एलिमेंट ऑफ स्टोरी नहीं करेंगे, ये पता है क्या, ये भी ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने आपको पढ़ाए हैं ये भी ग्रामर के अंदर नहीं आते। यस सर। इट्स नॉट पार्ट ऑफ द ग्रामर, लेकिन ये मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दी हैं। मतलब इसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आपके लिए जरूरी थी, तो वो चूंकि टाइम था तो मैंने आपको बीच में पढ़ा दी। ओके सर। ठीक है, ऑलराइट बच्चों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। वापस सर। अल्लाह हाफिज।